एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम डिस्कस करेंगे जो इंड एस 102 के जितने अमेंडेड क्वेश्चन है दैट इज फॉर मई 2021, जितने भी एडिशनली न्यूली जो एडिशनली क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक और वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर हमने सारे बड़े क्वेश्चंस इंड एस 102 के ऑलरेडी कवर किए हुए, तो वहां से पहले वो देख लो ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, जहां पर हमने मॉडिफिकेशन का लॉजिक समझा, हर एक चीजों के बारे में, कैंसलेशन का लॉजिक समझा, एंड ये सारा चीज समझते हुए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। अब जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, जो अमेंडेड क्वेश्चंस आए मई 2021 के, वो क्वेश्चंस हम यहां पर कवर कर लेंगे। तो दोनों वीडियो मिला के आराम से आपका 102 में जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली वो सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं सीधा स्ट्रेट अवे इंड एस 102 का जो स्टडी मटेरियल है आईसीए का, वो स्टडी मटेरियल में हम सीधा टेस्ट और नॉलेज में आएंगे क्योंकि यहीं पर ज्यादा क्वेश्चंस एडिशन हुए हैं एंड इलस्ट्रेशन एक एडिशन हुआ, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोसीड करते, मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन सेम है जो पहले भी थे। एंड हाँ, एक क्वेश्चन था जो रिमूव कर दिया गया तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये चारों जो क्वेश्चन है ये चारों न्यूली एडेड क्वेश्चन है। ये चारों अभी मई 2021 के लिए आपको जरूर से करके जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर चांसेस रहेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पहले डिस्कस करते हैं। पी लिमिटेड ग्रांटेड 400 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स each to 75 employees on 1st April 2001। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर डेट्स का ध्यान पे रखना। आप डेट्स के चक्कर में बर्बाद भी हो सकते हो, ध्यान रखना, डेट्स अच्छे से ध्यान रखना। यहां पर देखो 1 अप्रैल को ग्रांट किया। मैं आपको बता दूं, पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम शेयर देंगे इन फ्यूचर तो हम ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लेते, हम फ्यूचर का फेयर वैल्यू चेंजेस कंसीडर नहीं करते जब हम शेयर्स देते। लेकिन जब हम कैश देते हैं, शेयर्स का बस बिहाफ में हम कैश देते हैं, डेट इज शेयर एप्रिसिएशन राइट, यानी हम कैश अगर देते हैं तो कैश जाएगा तो आपके पॉकेट से जाएगा ना कैश। तो ऐसा सिचुएशन में जो भी शेयर का फेयर वैल्यू चेंज होगा वो सारा कंसीडर किया जाए। एंड सारे चीजों का लॉजिक मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो यहां पर आप देखो ये क्या बोला गया, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है। ये क्या स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है, डेट मींस व्हाट कि यहां पर जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस होगा वो सारा हमें कंसीडर करना पड़ेगा। हम ग्रांटेड फेयर वैल्यू नहीं लेंगे, हम चेंजेस भी जो होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमारा शेयर्स नहीं जाएगा, अल्टीमेटली हमारा जाएगा पैसा, कैश जाएगा हमारा। और ग्रांट डेट में फेयर वैल्यू कितना है, ग्रांट डेट में फेयर वैल्यू है 200। द टर्म्स ऑफ द अवार्ड रिक्वायर द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सर्विस फॉर 4 years, यानी वेस्टिंग पीरियड है। तो जो अगर वेस्टिंग पीरियड नहीं होता ना तो पहले साल ही सारा खर्चा बुक कर देते हैं, पर 4 years का सर्विस देना पड़ेगा। तो जो एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट आप उठाओगे 4 years के सर्विस से, तो 4 years में उस एक्सपेंडिचर को हमें एमोटाइज करना चाहिए। आगे बढ़ते, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच एसएआर एट ईच रिपोर्टिंग डेट इज एज फॉलोज। हर साल का ईयर एंड का आपको देखो फेयर वैल्यू दिया हुआ है। क्या हमें लेना चाहिए सारा? यस, हमें लेना चाहिए क्योंकि यह स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, यानी हमें यहां पर कैश देना है। चलिए शुरू करते आगे। What would be the difference if at the end of the second year of service, that is at 31st March 2003, ये वाला यहां तक है ना, 31st March 2003, P Limited modifies the term of the award to require only 3 years of service। मतलब इनका कहना क्या है कि क्या डिफरेंस आएगा अगर सेकेंड ईयर के एंड में पी लिमिटेड अब वेस्टिंग पीरियड को कम कर देता है, वेस्टिंग पीरियड को कम करके कितना कर देते हैं, 3 years का सर्विस करते थे, जबकि पहले था आपका 4 years का सर्विस। तो हम क्या करेंगे, हम पहले बेटर रहेगा कि हम पहले 4 years का पूरा हिसाब दिखाएं और फिर बाद में हम 3 years का हिसाब से हम कंपैरिजन करके बता देंगे, क्योंकि यहां पर पूछा है कि डिफरेंस क्या होगा, वो हमें डिफरेंस बताना है, तो वो डिफरेंस हमें बताना पड़ेगा। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं 31 मार्च 2003 तक का हिसाब करके दोनों बता देंगे। मतलब हम पहले ये बताएंगे कि अगर मान लो ये मॉडिफाई नहीं करता है, ये आपका वेस्टिंग पीरियड को कम नहीं करता है तो क्या सिनारियो होगा, अगर ये वेस्टिंग पीरियड को कम करता है तो क्या सिनारियो होगा, ये दोनों हम बताएंगे यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। बिफोर मॉडिफिकेशन, फर्स्ट ईयर एंड में क्या होगा अब ये बताओ। फर्स्ट ईयर एंड का अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर एंड में फेयर वैल्यू कितना हो गया, 210 हो गया ना फेयर वैल्यू आपका। सो फेयर वैल्यू आपका 210 हो गया। कितने एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, 75 एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मतलब हम समझेंगे एम्प्लॉयज सारे के सारे एंटायर वेस्टिंग पीरियड तक रहेंगे। तो यहां पर जबकि इन्फॉर्मेशन या माना 75 एम्प्लॉयज ही रहेंगे, कोई एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीव करके नहीं जा रहे। चलिए बराबर।
हर एक एम्प्लॉइज को 400 शेयर दिया जाएगा और जिसका वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में है 210। तो हम यहाँ पर ग्रांटेड नहीं लेंगे, जो भी चेंजेस होगा वो हम कंसिडर करेंगे। तो यहां पर अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालूं फर्स्ट ईयर एंड का, एक्सपेंसेस टोटल निकालेंगे हम, ठीक है ना। पहले तो टोटल निकालते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा, 75 एम्प्लॉइज है, सबको 400 शेयर्स दिया जाएगा और फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू 210, तो 210 ही हम कवर, उस 210 को ही हम क्या करेंगे, उसे ही मानेंगे ओवरऑल, क्योंकि हम चेंजेस यहां पर लेंगे सारा। अब ये सारा खर्चा कितने सालों में दिखाया जाएगा, ये सारा खर्चा दिखाया जाएगा 4 इयर्स में, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड फर्स्ट ईयर के एंड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है ना। सेकंड ईयर के एंड में मॉडिफिकेशन हुआ तो हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो अभी तक तो हमें लग रहा है 4 इयर्स का सर्विस प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को। तो यहां पर अगर मैं इसका हिसाब निकालूं तो 4 को मैं यहां से काट सकता हूं, तो ये बनेगा कितना 100। तो यानी 75 इंटू 100 आपका आ जाएगा यहाँ पर 7500 आएगा और 75 इंटू 21 कर लेते 750 और इधर 1500 1575 यानी 1575 आएगा और 3 जीरो आएगा, ये 1575 3 जीरो। यानी ये बताओ क्या ये कितने सालों का है, ये 4 सालों का खर्चा नहीं है, क्योंकि 4 इयर्स भी हमने डिवाइड कर दिया ना पर, और 4 तो इससे कट गया तो ये तो 100 आया। मतलब ये खर्चा आपका फर्स्ट ईयर का है, ध्यान रखना फर्स्ट ईयर का खर्चा हमारा इतना है, हमने 4 ईयर से डिवाइड ऑलरेडी कर दिया है। तो ये हमारा खर्चा आएगा कब का, ये फर्स्ट ईयर का आएगा। अगर मैं डिवाइड बाय 4 नहीं करता ना तो ये टोटल खर्चा आता आपका। तो मैं यहां पर भी लिखूंगा क्या, फर्स्ट ईयर एंड का खर्चा हमने निकाला है ना। तो देयरफॉर ये खर्चा हम लिखेंगे, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे जर्नल पे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट 15,75,000 टू शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी, रिजर्व नहीं है क्योंकि खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा। 15,75,000 ये आपका लाइबिलिटी होगा। ध्यान रहे ये जर्नल एंट्री हमारा हो चुका। अब हम बात करेंगे कब का, सेकेंड ईयर एंड का। सेकेंड ईयर एंड का बात करते हैं। तो यहां पर एक्सपेंसेस सेकेंड ईयर का क्या होगा, अभी एक बार भूल जाओ मॉडिफिकेशन कुछ है, हम ये समझ रहे कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि मॉडिफिकेशन और नहीं होने का मैं डिफरेंस बताना है। तो सेकेंड ईयर में आपका फेयर वैल्यू कितना हो गया 220। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम सेकेंड ईयर का एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे 75 एम्प्लॉय से सबको दिया जाएगा कितना, सबको दिया जाएगा 400 शेयर्स दिया जाएगा सबको, है ना। और फेयर वैल्यू हो चुका 220। अब ये जो खर्चा है ये हमारा कितने सालों में बटेगा, ये हमारा बटेगा 4 इयर्स में। तो 4 इयर्स में हमारा एक खर्चा टोटल बचेगा। तो जैसे हम डिवाइड बाय 4 इयर्स करेंगे तो उससे हमारा 1 ईयर का खर्चा आ जाएगा। लेकिन जबकि फर्स्ट ईयर में हमने ऑलरेडी खर्चा रिकॉग्नाइज कर दिया है तो हम क्यूमुलेट करके टोटल इकट्ठा कर लेंगे 2 इयर्स का। मतलब इससे ये वाला जो है इससे हमारा आएगा कितने का, इससे हमारा आएगा 1 ईयर का खर्चा, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 4 इयर्स कर दिया। अब हम तो सेकेंड ईयर के एंड में खड़े हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इकट्ठा कर लेंगे। यहां पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हम इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में माइनस कर देंगे फर्स्ट ईयर को। और ये सारा कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया, तो मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा यहां पर। तो चलिए अगर हम निकालते हैं इसका तो ये क्या होगा 2 इयर्स कट, तो ये 2 बचेगा, ये भी कट, तो यहां पर ये बचेगा 110। तो यहां पर आप देखो ये आ गया, तो 75 इंटू 11 करते हैं तो 750 आता है, 825 आता है, और फिर बाद में 825 को हम करते हैं 4 से तो 816 50 32 33, हाँ 3300 आएगा आपका, 3300 330 75 आपका 825 था, 825 इंटू 4 करेंगे तो 32 आ रहा है और 3300 आएगा, तो 3300 ये आ गया हमारा। और जीरो कितने एक्स्ट्रा वो लगा देंगे, 3 है, जीरो एक्स्ट्रा ये लगा दिया। अब ये 3300 में से माइनस हो जाएगा 1575, ये कर दिया हमने, तो कितना आएगा 1575 आपका माइनस हो रहा है, 15,000 बचेगा और इधर इधर आएगा 15 16 17 25 क्या 23 13 18 17 25 17,25,000 हमारा खर्चा है। तो 1715 आपका मिला के 33,000 हो जा रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली हमारा सेकेंड ईयर का भी खर्चा हमने निकाल लिया, दैट इज एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस टू शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी कितना आ रहा है 17,25,000, 17,25,000 हमने यहाँ पर इसका खर्चा भी निकाल लिया।
तो यहाँ पर देखो हमारा दो जर्नल एंट्री, अगर इसको मैं बैलेंस शीट के हिसाब से समझाऊं तो बैलेंस शीट के हिसाब से आप समझो हमने फर्स्ट ईयर में सर्विस पेमेंट लायबिलिटी के नाम पे कितना दिखाया, 15,75,000 दिखाया है ना, और सेकेंड ईयर पे हमने दिखाया 17,25,000 खर्चा। तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, 33 लाख हो रहा है। और ये 33 लाख ही तो टोटल आपका 2 साल का खर्चा बनता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 75 एम्प्लॉइज को 400 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 220 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स इंटू 2 ईयर्स कर लो तो 2 साल का इकट्ठा आ गया ना आपका। तो 2 साल का इकट्ठा जो हमारा आना है 33 लाख वो हमारा आ रहा है, परफेक्ट है, बराबर है। तो ये तो हमने किया बिफोर मॉडिफिकेशन सेकेंड ईयर तक का एंड का। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे आफ्टर मॉडिफिकेशन क्या होगा। तो मॉडिफिकेशन तो सेकेंड ईयर में हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर का तो हिसाब वही रहेगा जो पहले था, फर्स्ट ईयर का तो हिसाब वही रहेगा, वही एंट्री होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूं, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो सेकेंड ईयर में हो रहा है। तो फिर जिद क्यों करेंगे, हम फर्स्ट ईयर का सीधा लिखेंगे इंटू 400 इंटू कितना है, फर्स्ट ईयर का 210 था ना, डिवाइड बाय 4 ईयर्स था, आ जाएगा सीधा एक साल का खर्चा 15,75,000 आ जाएगा। और इसका एंट्री तो वही होगा, ईबीई टू सर्विस पेमेंट लाइबिलिटी नॉट रिजर्व, क्योंकि ये कैश में जाएगा। तो देखो ना कितना फटाफट से ये वाला तो एंट्री हो गया हमारा, तो दिक्कत नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकेंड ईयर का खर्चा, लेकिन ये है मॉडिफिकेशन, ध्यान रहे। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, सेकेंड ईयर में ये हो गया आपका, आपके साथ ये हो गया सेकेंड ईयर में कि सेकेंड ईयर में हमने कहा कि अब हमारा वेस्टिंग पीरियड इज नॉट 4 ईयर्स इट इज 3 ईयर्स। तो 3 साल में हमारा खर्चा बटेगा। तो 75 एम्प्लॉइज है और सबको 400 सेट दिया जाएगा, और सेकेंड ईयर के एंड में कितना है, 400 है ना, सॉरी 200 है ना, तो 200 नहीं क्या कर रहा हूं मैं, 220 है सेकेंड ईयर के एंड में, 220 आपका फेयर वैल्यू है। अब क्या करेंगे वैसे, अब हमें इसे डिवाइड करना है 4 ईयर से नहीं, हमें इसे डिवाइड करना है 3 ईयर से, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में हमें पता चला कि वेस्टिंग पीरियड आपका टोटल अब 3 ईयर्स होगा आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो अब जो भी खर्चा होगा वो 3 सालों में बटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 सालों में बांटेंगे, इसे 3 सालों में बांटेंगे हम। लेकिन यहां पर आप समझो मेरी बात को, हम इसे बांटेंगे 3 सालों में, लेकिन हमने तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में खर्चा बांट दिया है ना, तो हम 2 ईयर्स का इकट्ठा कर लेंगे, 2 ईयर्स का इकट्ठा कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स कह रहा, मतलब ये वाला से ये वाले से क्या आएगा, ये वाले से आएगा आपका 1 ईयर का खर्चा, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 3 ईयर्स कर दिया है, तो 1 ईयर का खर्चा आएगा। अब इसे इकट्ठा करके 2 ईयर्स का खर्चा निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो इंटू 2 ईयर्स करके इकट्ठा कर दिया 2 सालों का। अब इसमें क्या करेंगे, पहले साल तो खर्चा जितना रिकॉग्नाइज हुआ है उतना माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली सेकेंड ईयर में कितना खर्चा रिकॉग्नाइज होना है पता चल जाएगा। डेट्स ऑल, बात खत्म यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो ये काट सकता हूं मैं इससे, 325 से होगा, और इधर आपका आएगा 25, आपका 2500 आएगा, 25 यानी 100,000, 12200, और ये आएगा इतना इंटू 2 ईयर्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 44 लाख। कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं मैं, 44 लाख माइनस 15,75,000, तो ये आ जाए आपका कितना, 44 20 34 24 29 28 25 28,25,000 आपका आएगा। तो यानी अगर हम मॉडिफिकेशन ना करें तो हमारा खर्चा आता है 17,25,000 सेकेंड ईयर का, अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो हमारा खर्चा आता है 28,25,000 का सेकेंड ईयर का खर्चा। तो देयरफॉर हम कहेंगे डिफरेंस ड्यू टू मॉडिफिकेशन in vesting period from 4 years to 3 years, 28,25,000 आपका खर्चा हो रहा है 3 इयर्स का करने पर अगर 4 इयर्स का रहता तो खर्चा होता आपका 70,25,000, है ना। यानी कितना आ रहा है, 25 यानी 11 लाख का डिफरेंस आ रहा है। परफेक्ट, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, डन। इसका सॉल्यूशन एक बार में चेक कर लेता हूं, मुझे भी नहीं पता कितना है, चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या ना हमने, अच्छा इन्होंने 4 साल का निकाला,
पर मुझे नहीं लगा था कि नेसेसरी है, इसलिए मैंने नहीं निकाला। निकाला तो सही है सारा चीज। ये देखो ना, विदाउट मॉडिफिकेशन, ये ना विदाउट मॉडिफिकेशन 15,75,000 आया था हमारा, 17,25,000 भी हमारा आया था, और यहाँ तक ही हमने स्टॉप किया था। फिर इधर हमारा 15,75,000 था विथ मॉडिफिकेशन में, और हमने यहाँ पर 28,25,000 निकाला, और हमने बता भी दिया कि सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे और फर्दर इन्होंने यहाँ का भी दिखाया और आगे यहाँ का भी दिखाया। तो चलिए, आप भी चाहते हो कि मैं दिखा दूँ? दिखा दूँ क्या? चलो, आप चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं था। देखो, क्वेश्चन अगर हम पढ़े ना, क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो जरूरत नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा गया था, व्हाट वुड बी द डिफरेंस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ये पूछा गया था। इफ पी लिमिटेड मॉडिफाई करता है इतना, तो सेकंड ईयर का हमें डिफरेंस पूछा, तो हमने बता दिया सेकंड ईयर का डिफरेंस। अब हम, मुझे सपना तोड़ना है कि आंसर में क्या इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि हम तो बिना देखे एक बार करने का कोशिश करते हैं ना। तो चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये इसका हिसाब दे देता हूँ। आपको यहाँ से खुश होके जाना है, जाना नहीं, आते रहना बार बार। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर का हिसाब करेंगे। मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सपेंसेस थर्ड ईयर क्या होगा, 75 एम्प्लॉइज होगा। ये विदाउट मॉडिफिकेशन वाला पहले कर रहे हैं, बिफोर मॉडिफिकेशन, यानी बिफोर क्या लिख रहा हूँ, विदाउट ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा साल का निकाल रहे हैं ना अब हम, पूरा एंटायर वेस्टिंग पीरियड का निकाले 4 ईयर्स का। तो विदाउट मॉडिफिकेशन थर्ड ईयर का खर्चा होगा 75 एम्प्लॉइज को 400 स्टॉक ऑप्शन दिया जाएगा, और थर्ड ईयर में फेयर वैल्यू हो गया 215 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे 3 सालों का खर्चा, क्योंकि तीसरा साल है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीत चुका है, इकट्ठा कर देंगे। और भी मैंने कुछ कुछ तरीका, दूसरा तरीका सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। इकट्ठा करके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का खर्चा माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का खर्चा जो है 15,75,000 है, और 17,25,000 है, टुगेदर 33 लाख का जो खर्चा पहले का वो माइनस कर देंगे। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर नहीं लिख रहा एक बार में, ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर थर्ड ईयर का। अब फिर बाद में क्या करेंगे, फोर्थ ईयर का अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ ईयर में भी हम क्या दिखाएंगे, एक्सपेंसेस फोर्थ ईयर का 75 एम्प्लॉइज इंटू 400। अरे आंसर तो निकाल ही सकते हो कैलकुलेटर से, इतना डिपेंडेंट होना सही नहीं है। 218 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4 ईयर्स, क्योंकि विदाउट मॉडिफिकेशन की बात करें। अब यहाँ पर इंटू 4 ईयर्स ही करना चाहिए हमें, इंटू 4 ईयर्स ही करना चाहिए, क्योंकि इकट्ठा 4 ईयर्स का ले रहे हैं, और माइनस कर देंगे पिछले सारे सालों का खर्चा बुक जो किया हमने, 15,75,000, 17,25,000 माइनस क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने, क्योंकि थर्ड ईयर का खर्चा जो भी आप निकालोगे वो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, बिफोर मॉडिफिकेशन में बता दिया। अब यहाँ पर अगर मैं थर्ड ईयर का बात करूं, थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में हम ये देखेंगे, एक्सपेंसेस थर्ड ईयर का 75 एम्प्लॉय है, 400 स्टॉक ऑप्शन दिया जाएगा, 215, ज़्यादा ही तेजी हो रहा है, 75 एम्प्लॉइज 400 इंटू 215, ये आपका डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 3 ईयर्स होना चाहिए। अब इसमें मॉडिफिकेशन में तो टोटली 3 ईयर्स है, तो हम 3 साल का इकट्ठा करेंगे, 3 साल का इकट्ठा करेंगे, वेस्टिंग पीरियड भी इतना है और ये तीसरा साल ही चल रहा है, तो इकट्ठा 3 साल का कर दिया, माइनस कर देंगे कौन सा, फर्स्ट ईयर का खर्चा। फर्स्ट ईयर का खर्चा तो है आपका सेम 15,75,000, और सेकेंड ईयर का खर्चा कितना है, 28,25,000 है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा, बस बात खत्म, है ना। और जर्नल तो आपको पास करना अच्छे से आता ही है, तो कोई दिक्कत, पास सिखा दिया ना मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो दैट मीन्स इलस्ट्रेशन 9 हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अच्छा, पहले लोग क्या करते थे पता है, पहले लोग करते थे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू आपका जो भी लाइबिलिटी है, यानी सर्विस पेमेंट लाइबिलिटी दिखाते थे, और है ना इस बार क्या कर दिया इन्होंने, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की जगह सीधा पीएल में डालने लगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
टू लाइबिलिटी अगेंस्ट एसएआर्स। अजीब विडम्बना है इन लोगों की, समझ नहीं आता मुझे तो। देखो यहाँ पर तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू सर्विस पेमेंट लाइबिलिटी तो लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है सब में, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्या होता है सर्विस पेमेंट लाइबिलिटी मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू सर्विस पेमेंट लाइबिलिटी हम दिखाते हैं, है ना, जनरली ये दिखाते हैं ईबीई टू एसबीपीएल दिखाते हैं, फिर बाद में वो ईबी जो है वो पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, तो पीएल टू ईबी हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा चला जाता है ना, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट और क्रेडिट होके कट जाता है, तो अल्टीमेटली बचता है कि पीएल डेबिट में रहता है, एसबीपीएल क्रेडिट में रहता है, तो वही पीएल यहाँ डेबिट में, एसबीपीएल क्रेडिट में आपका। बस इन्होंने सर्विस पेमेंट लायबिलिटी की जगह पे लायबिलिटी अगेंस्ट एसएआर्स बोल के नाम लिखा है, अपना मर्जी से लोग कुछ भी लिखते हैं जो इनको सही लगता है, हमारे तो कुछ सुनता ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इन्होंने उसकी जगह पे पीएल दिखाया, तो बस आप ये चीज देख लेना, इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको आंसर को मैच कराना है, मैच क्या कराना है आपको उनके हिसाब से लिखना है, बोलो इनका तो कुछ वो है ही नहीं, मतलब जब मर्जी जो चाहे कहीं कुछ भी लिख देते हैं, एटलीस्ट जो भी लिखते हैं उसमें कंसिस्टेंट रहे तो मजा आए। चलो ठीक है, हाँ हर जगह ये चीज फॉलो हो रहा है, कहीं कुछ अप्रोच फॉलो करते हैं, कहीं कुछ अप्रोच फॉलो करते हैं, और बेचारा स्टूडेंट्स क्या करता है वो पागल हो जाता है, इधर देखता है कुछ अलग है, इधर देखता है कुछ अलग है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, हम फैकल्टीज का दिमाग खराब हो जाता है, तो उनका तो होना ही है, आप लोगों का तो होना ही है, डेफिनेट सी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात तो है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए ना, ठीक है, हम ज़्यादा यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में बता दूं मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड ये मॉडिफिकेशन मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। वो फर्स्ट वीडियो इसलिए आप लोग देख लेना अच्छे से, वो फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको मॉडिफिकेशन का लॉजिक समझ में आ जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन हम करेंगे, जहां पर क्या होगा कि आपका जनरली ईयर एंड में होता है, पर यहाँ पर मिड ऑफ द ईयर पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एंड ऑब्वियस से बात है जब भी मॉडिफिकेशन होगा तो मॉडिफिकेशन की वजह से अगर आपका एक्स्ट्रा खर्चा आएगा तो वो एक्स्ट्रा खर्चा उस मॉडिफिकेशन डेट से लेके वेस्टिंग पीरियड जब तक कंप्लीट होगा, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का टोटल वेस्टिंग पीरियड था, एंड हमने ग्रांट डेट में देख लिया फेयर वैल्यू क्या, क्योंकि शेयर्स के मामले में तो हम फेयर वैल्यू ग्रांट डेट क्या कंसीडर करते हैं, उसके हिसाब से हम खर्चा कर देंगे, क्योंकि वो तो हमारा खर्चा हो ही गया, उसका खर्चा हम बुक करेंगे 3 सालों में। अब मान लो आफ्टर ए पीरियड 1.5 ईयर मान लो आपने मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करने की वजह से आपका एडिशनल खर्चा आया, तो जो एडिशनल खर्चा आया वो एडिशनल खर्चा कब आया, आफ्टर 1.5 ईयर, और वहां से वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कब होगा, 3 इयर्स में, यानी वहां से वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के लिए और 1.5 ईयर बचा हुआ है, तो वो 1.5 ईयर में हम जो एडिशनल मॉडिफिकेशन का खर्चा है वो हम बुक करेंगे। तो सिंपल है, आप इसलिए मैं कह रहा हूं पहला मॉडिफिकेशन वाला वीडियो जरूर से देखना आप, जिसमें एक अच्छा सा मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन वाला। स्टार्ट करते हैं। QL लिमिटेड हैड ऑन 1 अप्रैल 2001 ग्रांटेड 1000 शेयर ऑप्शंस टू ईच टू 2000 एम्प्लॉइज। सिंपल क्वेश्चन है, 1000 शेयर ऑप्शन दिया गया है टू ईच टू 2000 एम्प्लॉइज, है ना। द ऑप्शंस आर ड्यू टू वेस्ट ऑन 31st March 2004 provided the employees remain in the employment till 31st March 2004, यानी 1 अप्रैल 2001 को आपने ग्रांट किया ऑप्शन, 31st March 2004 यानी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, यानी वेस्टिंग पीरियड है कितना, 3 इयर्स, 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2002 या 22, जो भी है 21 22 या 01 02, यहां पर 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉइज कितने कवर है, 2000 एम्प्लॉइज कवर है, और हर एम्प्लॉइज को 1000 शेयर्स दिया जाएगा। On 1st April 2001, the directors of the company estimated that 1800 employees would qualify for the option on 31st March 2004, यानी पूरा एंटायर 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड में, एंटायर 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड में इनको लग रहा है कि 1800 एम्प्लॉइज से क्वालिफाइंग होंगे, यानी 1800 एम्प्लॉइज से वेस्टिंग पीरियड सेटिस्फाई करेंगे। पर डेट्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, डेट्स नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा। ये देखो यहां पर डेट क्या लिखा हुआ है, यहां पर डेट लिखा हुआ है आपका 1 अप्रैल 2001 है ना, तो 1 अप्रैल 2001 कब आता है, ग्रांट डेट पे, तो ये ग्रांट डेट का एस्टिमेशन है हमारा। पर हालांकि हम जो पहला खर्चा बुक करेंगे वो ग्रांट डेट में पहला खर्चा बुक करेंगे कि फर्स्ट ईयर के एंड में पहला खर्चा बुक करेंगे। ऑब्वियसली हम जो खर्चा बुक करेंगे वो फर्स्ट ईयर एंड में करेंगे, सेकंड ईयर एंड में करेंगे, थर्ड ईयर एंड में करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर एंड में जब हम पहली बार खर्चा बुक करेंगे
ठीक है, प्रोपोर्शनेटली 1/3 जो हम खर्चा बुक करेंगे, तो वहां पर हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अल्टीमेटली कितने एम्प्लॉयज वेस्टिंग पीरियड को सेटिस्फाई करेंगे। तो लगभग ग्रांट डेट पे कितने एम्प्लॉयज हम एक्सपेक्ट करें वो हमारे लिए मायने नहीं रखता जनरली, प्रोवाइडेड आपका वेस्टिंग पीरियड है। अगर वेस्टिंग पीरियड नहीं होता तो बात अलग है, उसी दिन में खर्चा बुक करना है तो अलग बात है, पर यहाँ पर तो 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है ना, तो पहला खर्चा फर्स्ट ईयर के एंड में बुक होगा, तो वहां पर हमें और ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाए और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आगे देखते हैं। अब देखो, दिस एस्टिमेट was amended to 1850 employees on 31st March 2002। ये है फर्स्ट ईयर का, ये आपका फर्स्ट ईयर एंड, ये आपको समझना है। 31st March 2002 जो है ये आपका फर्स्ट ईयर एंड है, यानी एक साल यहां पर खत्म हो रहा है, यही हमें खर्चा बुक करना है। और यहां पर हमें दिख रहा है कि एम्प्लॉइज कितने रहेंगे, 1850 एम्प्लॉइज ही क्या करेंगे, यहां पर सेटिस्फाई करेंगे वेस्टिंग कंडीशन। अब देखो यहां पर, अब आगे यहां पर हर एक जगह का दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2001 फेयर वैल्यू है 1.20, फिर फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 1.30 से 31 मार्च 2002 को। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या आती, जो बच्चा रट्टा मार के जाता है ना, वो बच्चा का लग जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन मान लो नया लेवल का क्वेश्चन है, तो यहां पर जो बच्चा रट्टा मार के जाएगा वो खत्म एकदम, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा समझ जाएगा, वो लॉजिकली जाएगा, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समझो यहां पर हम स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का बात नहीं करें, यहां पर कोई कैश नहीं दिया जाएगा। अगर कैश दिया जाता तो फेयर वैल्यू जो चेंज होता हम उससे कंसीडर करते, पर यहां पर तो हम शेयर्स दे रहे हैं ना, तो शेयर्स के केस में ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ही हमेशा कंसीडर किया जाता है। तो ग्रांट डेट फेयर वैल्यू क्या 1.20, पर बच्चा क्या करेगा पता है, या तो यहां गलती करेगा क्योंकि एम्प्लॉइज हमें चेंज वाला लेना है, एम्प्लॉइज हमें चेंज वाला लेना है, रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है एम्प्लॉइज है ना कि कितने कंप्लीट करेंगे, पर फेयर वैल्यू हमें ग्रांट डेट वाला लेना है। इसलिए क्या करेगा बच्चा, जो 31 मार्च 2002 का है ये 1.30 ले लेगा, पर ये लेना नहीं है, आपको लेना है कौन सा 1.20, क्योंकि मैं यहां पर लिखा देता हूं फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट इज टेकन एवरी ईयर। ठीक है, जहां पर शेयर दिया जाएगा, कैश दिया जाता तो बात अलग है। और एम्प्लॉइज के केस में इज कंसीडर्ड एवरी ईयर, एम्प्लॉय का चेंजेस एवरी ईयर का कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए फंस जाएगा। वो क्या करेगा, या तो एम्प्लॉइज में गड़बड़ करेगा, यहां गड़बड़ करेगा। पर अगर लॉजिकली समझोगे तो एम्प्लॉइज तो हमें हर साल का अमेंडेड लेना है, पर फेयर वैल्यू में ग्रांट डेट का लेना है। तो आप बताइए अब हम क्या करें, 1.20 ले फर्स्ट ईयर के एंड में कि 1.30 ले? 1.30 नहीं ले सकते, क्योंकि हम ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लेंगे, यानी कौन सा 1.20 लेंगे। तो 1.20 के हिसाब से हम क्या करेंगे, खर्चा बुक कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर एंड यानी क्या 31 मार्च 2002, यहां पर हम खर्चा बुक करेंगे। तो हमें पता चला कि कितने एम्प्लॉय सेटिस्फाई करेंगे वेस्टिंग कंडीशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम कब का लेंगे 31 मार्च 2002 का, 1850 एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज लिया जाएगा, ये कौन सा लिया जा रहा है, ये फर्स्ट ईयर एंड का लिया जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई इनको 2000 दिया जाएगा ना सर, ऑप्शन नहीं 1000 दिया जाएगा, गलती हो गया माफ करना, 1000 शेयर ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू हम कौन सा लेंगे, ग्रांट डेट का लेंगे शेयर में, समझ में आया। यहां पर गलती करोगे आप, ये फर्स्ट ईयर का लेंगे एम्प्लॉइज, पर फेयर वैल्यू हम ग्रांट डेट का लेंगे। अब ये खर्चा जो है, ये खर्चा 3 सालों में बटेगा। ये खर्चा कितने सालों में बटेगा, 3 इयर्स में आपका ये खर्चा बटेगा। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, क्या करना है, हम इस 3 इयर्स को इससे डिवाइड कर सकते हैं। कितना आएगा, 0.4 आएगा, 0.40 आएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 0.40 आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 185 को 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 185 यानी 18.5 आएगा, 18, 36, 72, 74, 74 आएगा, है ना। हाँ 74 क्या करा मैंने, हाँ ठीक है, 1 जीरो आएगा, यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये आपका आ गया खर्चा। तो हमारा फर्स्ट ईयर एंड का खर्चा देखो कितना आसानी से आ गया, हम यहाँ पर इसका एंट्री भी पास बाद में करेंगे। चलो ये हमारा फर्स्ट ईयर का खर्चा। अब हम सेकेंड ईयर एंड पे जाएंगे।
तो मॉडिफिकेशन अगर होता है ना तो होने दो, कोई बात नहीं, पहले सेकंड ईयर एंड का खर्चा आप नॉर्मली निकाल लो। तो सेकंड ईयर एंड में दो खर्चा बुक होगा, 31 मार्च 2003 में दो खर्चा बुक होगा, एक आपका मॉडिफिकेशन कुछ होना है तो उसका भी होगा, अलग से जाएगा वो, और दूसरा हमारा जो पहले से चलते आ रहा है। तो यहां पर सेकंड ईयर एंड में हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले देखना एम्प्लॉइज कितने हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज का रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो एम्प्लॉइज जो भी बदलेगा हम कंसीडर करेंगे। तो देखो 31 मार्च 2003 को सेकंड ईयर है, उस दिन एम्प्लॉइज कितने 1840। तो हम एक बार मॉडिफिकेशन को इग्नोर करते हुए एक बार नॉर्मल अपना सॉल्यूशन करेंगे, 1840 एम्प्लॉइज इनटू 1000 और लेंगे भी 1.20 ही। फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स कर देंगे। इसे इकट्ठा करना 2 साल का, क्योंकि सेकंड ईयर चल रहा है, उसमें से माइनस हो जाएगा 7,40,000। ये हमने कर दिया यहां पर। तो यहां पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, ये 3 ईयर्स को मिस से काट सकते हैं, हमने काट दिया यहां पर। और इसके बाद हमें क्या पता चला, 184 है और 0.4 है यहाँ पर, तो यानी 18.4, 18, 36, 72, 72 यानी 73.6, 73.6 यानी 73.6, ये जीरो आ गया और इधर 3 जीरो आ गया, इंटू 2 ईयर्स माइनस 7,40,000 यानी 7 10 14 14 72 14 72 000 माइनस 7,40,000 यानी ये आ रहा है कितना, 7,32,000 आपका यहाँ पर खर्चा ये बन रहा है। तो पहले साल का हमारा खर्चा 7,40,000 बना एंड दूसरे साल का हमारा खर्चा बना 7,32,000 हमारा खर्चा बना, जो हमने निकाली है सेकेंड ईयर का। एक बार मैं इसे क्रॉस चेक कर लेता हूं। मैंने क्या किया, 1840 एम्प्लॉय जो नया वाला वो लिया 1000 था एंड इंटू 1.20 ग्रांटेड वाला लेंगे, डिवाइड बाय 3 ईयर्स करेंगे, इंटू 2 ईयर्स और पुराना साल का खर्चा माइनस कर देंगे फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 18.4 इंटू 4 मुझे करना था, 18, 36, 72 और 72 यानी 73.6 होगा आपका, ये मुझे पता चला, परफेक्ट था। तो 73.6 यानी ये जीरो किया तो इंटू 2 ईयर्स किया, 736, 7, 14, 72 ये भी परफेक्ट है, 000 आ जाएगा, उसमें 740 माइनस हो जाएगा तो 732 परफेक्ट है हमारा। अब यहां पर ही क्या होगा, एक और आपका मॉडिफिकेशन भी जुड़ेगा, यहां पर हमारा एक और क्या जुड़ेगा, मॉडिफिकेशन भी जुड़ेगा यहां पर, क्योंकि अब हम आपको पढ़ाएंगे, अब हम पढ़ेंगे आगे कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। आगे देखो, बट ड्यू टू चैलेंजिंग कंडीशन द फेयर वैल्यू डिक्लाइन देयर आफ्टर इन सितंबर 2002। सितंबर 2002 यानी सेकंड ईयर का मिड है, मतलब फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका। फर्स्ट ईयर कब खत्म हुआ, 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। फिर 31 मार्च 2002 के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2003 तक सेकंड ईयर खत्म होगा, सेकंड ईयर का पीरियड है। तो उसी बीच में तो आता है सितंबर 2002, कब आता है, मिड में आता है। तो इन मिड सितंबर 2002 यानी सेकंड ईयर का मिड में व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन वाज ₹0.90, तो इसका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो गया, 0.90 हो गया। द डायरेक्टर्स रीप्राइस द ऑप्शन एंड दिस कॉज द फेयर वैल्यू टू इंक्रीज टू ₹1.05। तो देखो ना, अब फेयर वैल्यू जो भी होगा वो किसका नसीब है, एम्प्लॉइज का नसीब है। हम ग्रांट डेट पे आपको एक ऑप्शन दे देंगे, अब फ्यूचर में उसका बदले ज्यादा हो कम हो वो आपका नसीब, हमें मतलब नहीं। पर कितनी बार क्या होता है, फेयर वैल्यू इतना ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है कि एम्प्लॉय लोग को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि यार फालतू है आपका ऑप्शन जो है, अब ये बर्बाद हो चुका, कोई काम का नहीं है। तो एम्प्लॉय छोड़ू रहता है, हम जा रहे हैं, हमें नहीं मतलब आपके ऑप्शन से। तो वहां पर कंपनी को टेंशन हो जाता है। तो कंपनी क्या करता है, कितनी बार थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राइस वगैरह को घटा के यानी कुछ मॉडिफिकेशन करके उनको बेटर फिर से एक ऑप्शन देता है। तो वैसे यहां पर क्या हुआ, हालांकि 0.90 इसका ऑप्शन का वैल्यू था, इसका वैल्यू था 0.90 ऑप्शन का वैल्यू है ना, उस डेट का चेक करेंगे, उस डेट का ऑप्शन का वैल्यू था 0.90, पर इन्होंने ऐसा कुछ इस पे चेंजेस किया कि इसका वैल्यू आ गया 1.05। तो देखा जाए तो कंपनी ने इस पे बदलाव किया, ऑप्शन पे कंपनी ने इस पे ऑप्शन पे बदलाव किया, पुराना स्कीम पे बदलाव किया, जिसके चलते 0.90 जो था कॉस्ट वो 1.05 बन गया। तो इसलिए आपका एडिशनल खर्चा आ गया ना 0.15 का, 0.90 से 1.05 तक का एडिशनल खर्चा 0.15 आ गया, यानी 0.90 से 1.05 तक का कितना एडिशनल खर्चा आ गया, 0.15 का एडिशनल खर्चा आया हमारा। अब मेरा बात समझो, अगर मैं मॉडिफिकेशन नहीं करता तब तो ऐसा सिचुएशन में जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 0.90 उस दिन का रहता वही तो उस दिन रहता, चेंज थोड़ी ना होता। मतलब हाँ मैं एग्री करता हूं कि हम ग्रांट डेट का लेते हैं, तो ग्रांट डेट का हम इसलिए लेते क्योंकि उस दिन मान रहे कि हमने बेच डाला है। पर आज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक्सरसाइज प्राइस को और थोड़ा बेहतर बना रहे हैं। यानी मान लो पहले के टाइम में हम एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपीज ले रहे थे, जिसके चलते जो फेयर वैल्यू था ऑप्शन का, मान लो उसका फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे हमारा कितना था, उसका फेयर वैल्यू हमारा ग्रांट डेट पे था 1.20 का,
यस 1.20 होगा। एंड उसी सेम एक्सरसाइज प्राइस में आज का फेयर वैल्यू कितना है, 0.90 का है। आज का फेयर वैल्यू 0.90 का है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राइस को और कम किया और इसे बेहतर बना के हमने 1.05 तक पहुंचाया। तो सोचो ना, अगर हम 0.90 से और बेहतर बना के 1.05 तक तभी पहुंचा सकते जब हम एक्सरसाइज प्राइस को गिराएंगे। तो अल्टीमेटली अगर कोई दूसरा बंदा होगा, कोई दूसरे बंदे से तो 0.90 का हम कितना लेंगे, 1.05 ही लेंगे। मतलब मेरा बात समझो, मेरे एम्प्लॉय आके बोले कि देखो आपने जो हमें दिया था ना ऑप्शन, उसका फेयर वैल्यू आज के डेट में हो गया है 0.90, और वो मेरे मुंह पे फेंक के चला गया। वो क्या किया, मेरे मुंह पे फेंक के चला गया, बोला तो आज इसका फेयर वैल्यू हो गया 0.90, अब हमें नहीं चाहिए। तो अब ये जो मेरे मुंह पे फेंक के चला गया वो, अब इस ऑप्शन को मैं मार्केट में बेचने को जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0.90 ही तो मिलेगा, क्योंकि उस दिन का फेयर वैल्यू तो 0.90 है। क्योंकि आपको इनिशियल नहीं देखना, अब आपको देखना है कि उस दिन जिस दिन वो मुंह पे फेंक के गया उस दिन तो 0.90 फेयर वैल्यू है। तो वो एम्प्लॉय तो मेरे मुंह पे फेंक के चला गया, अब मैं इसे अगर किसी और को बेचने को जाता हूं, जो मैं मान लो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं इसे कितने में बेच सकता हूं, 0.90 में बेच सकता हूं, एग्री 0.90 में बेच सकता हूं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा बेहतर बनाया, थोड़ा बेहतर बना के मैंने इसका वैल्यू कितना बना दिया, मॉडिफाई करके एक्सरसाइज प्राइस वगैरह घटा के इसका फेयर वैल्यू अब हो चुका 1.05। अब बताओ, अगर मैं बाहर किसी को बेचने को जाऊंगा, अब अगर मैं बाहर किसी को बेचने को जाऊंगा तो वो मुझे अब कितना दे देगा, 1.05 वो मुझे दे देगा। तो अब मैं बाहर नहीं बेचा, लेकिन मैं एम्प्लॉय के पास फिर से गया, मैंने कहा तूने मेरे मुंह पे फेंका था ना 0.90 वाला, पर तूने अच्छा नहीं किया। पर अब सुन मेरी बात, जो तूने मेरे मुंह पे जब फेंका था तब इसका फेयर वैल्यू था 0.90, अब मैंने इसको बेहतर बना के तुझे वापस से दे रहा हूं इसे 1.05 करके। तो अंदर तो मैं रो रहा हूं कि मेरा पहले 0.90 था फेयर वैल्यू, मैंने इसको ठीक करके 1.05 कर दिया, तो यानी एडिशनली 0.15 का मेरा और नुकसान हो गया, क्योंकि बाहर किसी को बेचता तो 0.90 के ऊपर 1.05 मिलता ना, तो एडिशनली मेरा कितना खर्चा हो रहा है, 0.15 का मेरा एडिशनली और यहां पर खर्चा हो रहा है। ये आपका जो पॉइंट, एक से रुक जाओ, ये जो आपका एडिशनली खर्चा है ना, ये एडिशनली 0.15 का खर्चा हमारा कब हुआ है, हमारा ये हुआ है आपका सितंबर 2002 में। यानी सितंबर 2002 में हमारा खर्चा हमने दिया था 1 अप्रैल 2001 को, यहां से लेके 1.5 इयर्स बीत चुका है, और यहां पर सितंबर 2002 को हमने मॉडिफाई किया, ठीक है। और यहां से आपका वेस्टिंग पीरियड कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2004, यानी यहां पर भी 1.5 इयर्स है। तो ये मॉडिफिकेशन का जो खर्चा हमारा एडिशनली हुआ कितना, 0.15 का खर्चा हुआ ना, ये 0.15 का खर्चा कितना होगा, स्प्रेड होगा ओवर 1.5 इयर्स, 1.5 इयर्स में खर्चा स्प्रेड होगा, क्योंकि 1.5 साल बचे, 1.5 इयर्स बचे, तो 1.5 इयर्स में हम ये मॉडिफिकेशन का खर्चा डालेंगे। तो अब बताओ मुझे, अभी हम कौन सा अकाउंटिंग कर रहे हैं, अभी तो हम कर रहे हैं 2002-3, सेकेंड ईयर तो 2002-3, यानी 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2003 तक काम कर रहे हैं। अब ये डेट कौन सा, ये डेट तो है सितंबर 2002, यानी अगर मैं बात करूं सितंबर 2002 से लेके 31 मार्च 2003 तक हमारे ये सेकेंड ईयर का है ना, और इसमें कितना महीना होता है, 6 मंथ्स होता है। यानी देखा जाए तो सेकंड ईयर में 6 मंथ्स का हमें खर्चा बुक करना है, एंड थर्ड ईयर में 1 ईयर का खर्चा बुक करना पूरा, तो हो जाएगा कुल मिला के 1.5 इयर्स। तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो मॉडिफिकेशन करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम हाफ ईयर का खर्चा बुक करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, मैं दिखाऊंगा। एक्सपेंसेस एडिशनल है ये सेकेंड ईयर का, है ना, कितना आएगा आपका, एम्प्लॉइज तो उतने ही है, 1840 एम्प्लॉइज ही है ना, हाँ वो एम्प्लॉइज तो इतनी है, सेकेंड ईयर के एंड में हमने एस्टिमेट जो किया इतने एम्प्लॉइज हैं, इनको 1000 ऑप्शन दिया जाएगा, और हमारा एडिशनल खर्चा हो गया ड्यू टू मॉडिफिकेशन 0.15, ये हमारा एडिशनल खर्चा हो गया ड्यू टू मॉडिफिकेशन 0.15। पर ये 0.15 जो है ये कितने सालों में बटेगा, ये 1.5 इयर्स में बटेगा। 0.15 खर्चा जो टोटल 1.5 इयर्स में बटेगा, जिसमें करंटली 6 मंथ्स का ही हम खर्चा डालेंगे, यानी करंटली हम सिर्फ 0.5 इयर्स का ही खर्चा डालेंगे, क्योंकि टोटल 1.5 इयर्स में खर्चा बुक होना है 0.15, जिसमें से 6 मंथ्स इस साल खर्चा बुक होगा एंड 1 ईयर नेक्स्ट ईयर खर्चा बुक होगा, क्योंकि इस साल सितंबर 2002 में मॉडिफाई किया गया, तो इस साल तो रिमेनिंग पीरियड 6 मंथ्स ही बचा हुआ है। तो आपको यह समझना है कि यहां पर अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टोटल आपका 18 मंथ्स पे खर्चा बुक होगा, जिसमें से 6 मंथ्स पे हमें इस साल खर्चा बुक करना है। तो हम इस तरीके से खर्चे को क्या करेंगे, बुक करेंगे वापस से। तो हमने ये समझा यहां पर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये समझने के बाद अब हम इसका खर्चा निकालेंगे। तो यहां पर अब देखो समझ में आया प्रॉपर तरीके से, तो देखो ये 6 मंथ्स है, इसको डिवाइड बाय 18 मंथ्स कर दिया तो ये कितना आ गया, 3 आ गया,
ठीक है। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, यानी 0.05 आएगा आपका, 0.05 आ गया हमारा। और अब हम खर्चा को निकाले थे कितने, 1840 इंटू 0.05 अगर हम करेंगे 18,40,000 यानी 9,20,000 हो जाएगा। रुको, 18,40,000 है हमारा टोटल खर्चा, 18,40,000 का हमारा आ जाएगा 1,84,000, इसका आधा यानी 1,84,000 है ना, तो 92,000 आएगा हमारा। तो हमारा 92,000 आएगा आपका सेकेंड ईयर का एक्सपेंसेस। सेकेंड ईयर का एक्सपेंसेस हमारा इतना है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर टोटल एक्सपेंसेस सेकेंड ईयर का इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन को अगर हम इंक्लूड करें तो टोटल हमारा खर्चा कितना है, नॉर्मल हमारा खर्चा था 7,32,000 और मॉडिफिकेशन का हमारा खर्चा हो गया 92,000, यानी कितना आ जा रहा हमारा 7,32,000, 8,32,000 और इसमें से कम कर दो 9,000, 8,24,000, ये हमारा खर्चा आ गया टोटल। ये हमारा सेकेंड ईयर का खर्चा है, ये आपको समझना है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड ईयर का खर्चा है और फर्स्ट ईयर का खर्चा तो हमारा ये वाला था। समझ में आ गया। तो सेकेंड ईयर तक हमने खर्चा बुक कर दिया, अब हम थर्ड ईयर पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखो हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा, हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कितने बार क्वेश्चन पूरा पूछता नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो, चलो ये तो मैंने समझा दिया। द कंपनी, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा, द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड यू टू सजेस्ट द सुइटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन एज ऑन 31 मार्च 2003। तो 31 मार्च 2003 तक का ही हमें अकाउंटिंग करना है, आगे का हमें करने की जरूरत नहीं। फालतू का बिना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करे, पूरा क्वेश्चन को पढ़े बिना सॉल्व मत करना, क्योंकि आप टाइम आपके पास ऐसे कंस्ट्रेंट रहेगा एग्जाम में, 3 आवर्स का टाइम रहेगा, उसमें अब अननेसेसरी 2004 का भी करके आ जाओगे तो कोई सेंस बनने वाली बात नहीं। यहाँ पर आपको नहीं करना है, 2003 तक करना है। और अगर 2004 का आप चाहते हो एडिशनली मैं करा के दिखा दूं तो मैं वो करा सकता हूं, तो चलिए न कर ही लेते, क्या दिक्कत है। तो थर्ड ईयर का भी हम कर लेते हैं, यहां पर हम जस्ट सेल्फ पर्पस के लिए हम करेंगे, सेल्फ पर्पस के लिए मैं करा रहा हूं आपको। तो यहां पर आप देखो थर्ड ईयर एंड का नॉर्मल खर्चा एक तो बुक करेंगे, एक तो नॉर्मल वाला जो हमारा खर्चा है वो हम बुक करेंगे। थर्ड ईयर एंड का हमें अच्छा डेटा ही नहीं दिया हो ना, तो हम क्या करें, हमें बता दिया 1840 एम्प्लॉइज ही है और आगे का कुछ हमें बोला नहीं है। चलो आगे कुछ हमें बोला नहीं, तो हम क्या करेंगे 1840 ही हम एम्प्लॉय एज्यूम कर लेते हैं, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, दिया हुआ नहीं, इन्फॉर्मेशन हमने एज्यूम किया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं बस, एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, नॉट फॉर एग्जाम। 1840 एम्प्लॉइज है, क्योंकि ये करने से ना थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग होगा आपका, इसलिए करा, तो मुझे कोई शौक नहीं है। इंटू 1.20 ग्रांटेड वाला ही आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, है ना, इंटू 3 ईयर्स ही होगा, क्योंकि 3 साल का इकट्ठा हो गया, माइनस फर्स्ट ईयर का खर्चा 7,40,000, है ना। और सेकेंड ईयर का खर्चा कितना है, ये वाला लेना, सिर्फ मॉडिफिकेशन वाला यहाँ मत लेना, वो उसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, सिर्फ 7,32,000 ही माइनस करेंगे, ये वाला मत कर देना गलती से, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन इंक्लूड हो जाएगा। फिर विदाउट मॉडिफिकेशन वाला का हम हिसाब अलग से कर रहे हैं ना पर, तो यहाँ पर ये हमने करना। तो यहाँ पर ये करने के बाद ये आएगा कितना, 0.4 आएगा, 0.40 आएगा। तो 1840 एम्प्लॉइज का हमने किया एंड 0.40 करके हमने निकाले, तो सेम ही आएगा हिसाब, आपका पूरा खर्चा वही आने वाला है। तो इस बार भी आपका खर्चा आएगा कितना, 14,72,000 ना, 736,000 वही आने वाला है। चलो ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पर 1836 72 73.6 आएगा, 7,36,000 आएगा। और 7 लाख, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या किया मैंने, हाँ इंटू डिवाइड बाय 3, इंटू 3 भी तो करना पड़ेगा। तो 7,36,000 इंटू 3 हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ये तो काट दिया, ये तो है। तो 7 14 21 21 21 90 2208 2208 आएगा ना, 000 माइनस 7,40,000 माइनस 7,32,000 एंड ये पक्का 7,36,000 ही आएगा, या 14,72,000 करेंगे, 14,72 82 92 102 7,32,000 आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है तब, ये गड़बड़ लिखा है क्या हमने, एक बार देख लेता हूँ मैं। 1836 आप भी करके देख लो, 7,36 ही हो रहा है ना, 736 आपका 7 14 21 होता है, 30 60 90 96 100 200 8 होता है, 22,08,000 ही होते हैं यहाँ पर। तो 7,32,000 होना चाहिए क्या, देख लेता हूँ मैं, रुक जाओ।
1472 खर्चा जो बुक हुआ, ठीक है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? 736 ही है ना, इंटू 3 कर देंगे और यहाँ पर 36 या 736 ही आना चाहिए। तो मैंने क्या गलती किया, कभी कभी हो जाता है ऐसा। 736 7 14 21 36 90 96 100 200 22 लाख 8000 है और 14 लाख 72। अच्छा ठीक ही तो है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक ही तो था कैलकुलेशन, परफेक्ट है। कभी कभी ऐसे अननेसेसरी गलती करते हैं, ठीक है परफेक्ट है। 7,36,000 आ जाएगा। और मॉडिफिकेशन वाला भी देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन एकदम सिंपल है, ये ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सो मॉडिफिकेशन में हम क्या देखेंगे, एक्सपेंसेस हमारा जो थर्ड ईयर है, ये तो लास्ट ईयर ही हमारा ऐसे भी, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज जो है 1840 एम्प्लॉइज हमने एज्यूम किया था ना, तो वही रहेगा हमारा 1000 ऑप्शन दिया जाएगा। और याद है मॉडिफिकेशन का एडिशनल खर्चा कितना हो रहा था, 0.90 से 1.05 तक का, यानी 0.15 का टोटल एक्स्ट्रा खर्चा था ये हमारा। 0.15 ये हमने खर्चा लिया था। ये खर्चा लेने पर फिर हमने क्या किया, हमने डिवाइड बाय क्या करना है इसको। अब ये बताओ, हमें डिवाइड करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर डिवाइड कर भी देते, चलो 1.58 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू भी 1.58 से ले लेंगे, क्योंकि इकट्ठा अगर हम करेंगे तो लास्ट ईयर हमारा टोटली 1.5 ईयर्स में खर्चा बुक होना है। पहले साल में तो हमने 6 मंथ्स का खर्चा बुक किया था, अब यहाँ पर 1 ईयर का खर्चा होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट ईयर तो पूरा इकट्ठा ले लेंगे। तो हमने पूरा इकट्ठा 1.5 ईयर का खर्चा ले लिया, जिसमें अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पिछले साल का खर्चा। तो पिछले साल हमने खर्चा कितना दिखाया था, 92,000 दिखाया था ना, तो 92,000 यहाँ पर आ जाएगा, बस बात खत्म। तो ये ऐसे भी कट गया, और इधर 1840 का 18,40,000 इंटू 1.5 यानी 184 और 92 यानी 184,000 आएगा, और 92,000 आएगा, यानी कितना आता है 276,000 माइनस 92,000, यानी आएगा कितना 1,84,000 ही खर्चा आएगा आपका। एंड ऑब्वियस बात है, पिछले साल 92,000 खर्चा हमने रिकॉग्नाइज किया था, और इस साल 184,000 खर्चा रिकॉग्नाइज करे, तो देखो ना डबल करे, पिछले साल 92 इस बार 184, डबल क्यों, क्योंकि पिछले साल 6 मंथ था और इस साल 1 ईयर है, तो डबल हो गया। और एम्प्लॉइज में तो कोई बदलाव आया नहीं, हाँ अगर एम्प्लॉइज में बदलाव हुआ था तो कहानी कुछ और होता, जैसे कि मान लो यहाँ पर, और अगर मान लो एम्प्लॉइज कुछ अलग रहता, मान लो एम्प्लॉइज 1820 हो जाते, तब कहानी कुछ और हो सकता था। इंटू 1000 करते, इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 1.5 ईयर पूरा इकट्ठा ले लेते हैं, इंटू 1.5 ईयर इकट्ठा ले लेते हैं, और माइनस होता 92,000। तो देखो ना खर्चा बदल गया ना आपका, अब हम 1820 एम्प्लॉइज का खर्चा लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी जो वो लगा था कितना आता है, ये भी देख लेते हैं हम। 182,000 आएगा, 91 था 273,000 आएगा, माइनस 92,000 पिछले साल ऑलरेडी बुक कर दिया हमने, यानी 173 पे 8 181,000 ही हमारा खर्चा बुक होता, फिर 184,000 की जगह 181,000 हमारा खर्चा बुक होता। ये आपको समझना है। तो बस इतना हम खर्चा बुक करते हैं, इसका जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाया कि अगर एम्प्लॉय का नंबर्स बदल जाता तब आपका खर्चा बदल जाता, बस आपको ये ध्यान पे रखना है। चलो एक सेकंड, का कोई काम नहीं है। तो यहां पे देखो मॉडिफिकेशन का भी हमने खर्चा निकाल लिया, तो ओवरऑल हमारा टोटल एक्सपेंसेस हमारा थर्ड ईयर का कितना, ये देख लेते हैं। एक तो 7,36,000 है प्लस 184,000 है, यानी कितना आएगा 8,36,000 8,40,000 9,20,000, ठीक है 9,20,000। तो हमने खर्चा पूरा निकाल लिया। तो अब हमने ये सॉल्यूशन तो पूरा कर लिया, थर्ड ईयर का जरूरत नहीं एग्जाम के लिए, पर फिर भी हमने कर लिया सॉल्यूशन। बस आपको क्या ध्यान में रखना एग्जाम के लिए, मैं आपको जो लॉजिक समझा रहा हूं ध्यान से सुनना। हम मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चन में जो पहले भी हमने करा था, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नॉर्मल जो आपका 1.20 था उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का नॉर्मल खर्चा बुक कर देंगे, हो गया। अब हम चेक करेंगे मॉडिफिकेशन का, वो मॉडिफिकेशन हुआ सेकंड ईयर के मिड में, तो हमने देखेंगे मॉडिफिकेशन होने से पहले ओरिजिनल फेयर वैल्यू क्या, मॉडिफिकेशन होने से पहले ओरिजिनल फेयर वैल्यू था 0.90, उस दिन का फेयर वैल्यू देखना, ओरिजिनल ग्रांट डेट का नहीं। आप ये देखना मॉडिफिकेशन करने से पहले उस दिन क्या फेयर वैल्यू था, उस दिन था 0.90, यानी मान लो ये एक है स्लिप, एक है, इसका वैल्यू था मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले, आज ही का बात बता रहा हूं, आज 30 सितंबर को, मान लो आज 30 सितंबर है, इस दिन इसका फेयर वैल्यू है 0.90 आज के दिन, पर मैं इसको कुछ ऐसा बदलाव करूंगा कि इसका फेयर वैल्यू हो गया कितना 1.05, तो एम्प्लॉय ने मेरे मुंह पे फेंका इसको कितना बोल के 0.90 बोल के, पर वापस जब मैंने उसको दिया तो कितना हो गया 1.05 हो गया, तो मैंने उसको एडिशनल फायदा दिया ना, कितने का 0.15 का उसे एडिशनल फायदा दिया मैंने, तो मेरा तो 0.15 का नुकसान है। अभी नुकसान में कैसे भरपाई करूंगा, उससे फ्यूचर में सर्विस लूंगा ना। अब 30 सितंबर के बाद तो सर्विस से 1.5 ईयर का ही आएगा,
तो इसलिए खर्चा 0.15 का भी 1.5 ईयर में बुक होगा, तो 6 मंथ्स अभी और 1 ईयर बाद में। तो बस ये हमने मॉडिफिकेशन में किया, डेट्स ऑल, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम। A parent company P grants 30 shares to 100 employees each of its subsidiary company S। यानी यहां पर क्या हो रहा है मैं बता दूं, एक पेरेंट है P, पेरेंट कंपनी P है और एक सब्सिडरी है आपका S। तो यहां पर आप देखो पेरेंट कंपनी ने 30 शेयर्स 100 एम्प्लॉयज को ग्रांट किया। किसके? खुद के एम्प्लॉय को ग्रांट नहीं किया, यहां पर S के एम्प्लॉय को ग्रांट किया है। ये आपको समझना है, यहां पर ये थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हमें समझना है। ऑन कंडीशन दैट द एम्प्लॉइज रिमेन एम्प्लॉयड बाय कंपनी एस, यानी कंपनी एस के अंदर उन्हें काम करना है। अगर वो कंपनी एस के अंदर 3 इयर्स तक बराबर काम करेंगे तो उनको ये शेयर दिया जाएगा जो 30 शेयर्स देने का वादा करा जा रहा है। एज्यूम दैट एट द आउटसेट एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2 इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द एम्प्लॉइज विल रिमेन एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 3 इयर्स। बोला कि फर्स्ट ईयर में भी एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि सारे एम्प्लॉइज रहेंगे, सेकंड ईयर में भी एक्सपेक्टेशन रहेगा कि सारे एम्प्लॉइज रहेंगे। ऑब्वियसली बात है, थर्ड ईयर में तो आपको रियलिटी पता चलेगा, तो एक्सपेक्टेशन का कोई काम ही नहीं है थर्ड ईयर के एंड में। और देखो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर रियलिटी में पता चला कि कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गए, यानी एम्प्लॉइज में कोई चेंजेस नहीं है। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन ग्रांट डेट, क्योंकि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का बात अलग था, अदरवाइज हमेशा हम फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ग्रांट डेट का देखते हैं, ग्रांट डेट का ही हमारे लिए मायने रखते हैं। तो उस दिन क्या है, 5 रुपीज पर शेयर है। कंपनी एस एग्रीज टू रिम्बर्स कंपनी पी ओवर द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ओवर द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट फॉर 75% ऑफ द फाइनल एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एस, यानी जो खर्चा रिकॉग्नाइज्ड होगा उसका 75% एक्सपेंसेस रिम्बर्स कर देगा कौन? कंपनी एस रिम्बर्स करेगा। लेकिन कब करेगा? ओवर द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट। ओवर द टर्म एक प्रॉपर इंग्लिश में आपको समझना है कि ये आपको ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेटली देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर हम खर्चा निकाले तो खर्चा क्या होगा? एक्सपेंसेस अगर हम टोटल निकाले, टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा? टोटल एक्सपेंसेस होगा, रुक जाओ, 100 एम्प्लॉय का 30 शेयर्स पे 5 रुपीज करके, ये तो होगा 3000 इंटू 5 15,000, टोटल खर्चा होगा 15,000। अब ये टोटल खर्चा जो 15,000 होगा ये आपका 3 इयर्स में खर्चा रिकॉग्नाइज होगा, 5,000 5,000 करके खर्चा रिकॉग्नाइज होना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर कंपनी एस क्या करेगा? कंपनी एस इसका 75% रिम्बर्स करेगा, यानी 15,000 का अगर मैं देखूं 75% कितना होता है? इसका 75% होता है 3750 हट जाएगा ना, इन्हें 11250 होगा, 11250 होगा इसका टोटल 75%। और अगर हम देखें 11250 ये पेमेंट जो करेगा, ये 75% पेमेंट करेगा, कैसे करेगा? ओवर द टर्म करेगा ना, यानी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स करेगा प्रोपोर्शनेटली। ये 339 और इधर कितना आएगा 2250 73750, यानी हर साल 3750 एस इसको पेमेंट करेगा, हर साल 3750 कौन पेमेंट करेगा? एस पेमेंट करेगा। मतलब ध्यान से सुनो, कंपनी पी मैं हूं, आप कंपनी एस हो, आप मेरे सब्सिडरी हो। अब आपके एम्प्लॉय को मैं ऑप्शन ग्रांट कर रहा हूं, किसको ग्रांट कर रहा हूं? आपके एम्प्लॉय को मैं ऑप्शन ग्रांट कर रहा हूं। तो यहां पर बताओ एम्प्लॉय से फायदा कौन उठाओगे? आप उठाओगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का खर्चा कौन दिखाओगे? आप दिखाओगे। मैं अगर आपके एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दे रहा हूं ना, मतलब मैं आपके एम्प्लॉय को नहीं दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, आप मेरे सब्सिडरी हो। मतलब अगर मैं आपको कुछ पैसा दे रहा हूं, मतलब मैं आपकी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, है ना, ये इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी माना जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मैं क्यों दिखाऊं? मैं अपने एम्प्लॉयज को थोड़ी ना दे रहा हूं, मैं तो आपके एम्प्लॉयज को दे रहा हूं। तो यहां पर एम्प्लॉय का खर्चा मैं नहीं दिखाऊंगा, आप दिखाओगे। सिंपल सी बात है, मैं आपको पैसा देने की जगह मैं उनको दे रहा हूं, मतलब मैं उनको नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ही दे रहा हूं। मैं तो आपको जानता हूं, आप हो तो वो है, मुझे उनसे कोई प्यार नहीं है, मुझे आपसे प्यार है, आप मेरे सब्सिडरी हो। तो यहां पर आप समझो, अगर मैं आपको कोई पैसा देता हूं, अगर मैं आपको कोई बेनिफिट देता हूं, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा? मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैंने आपको कैश दिया, अगर मैंने आपको कैश दिया तो क्या होगा? मेरा कैश कम होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बढ़ेगा। अगर मैंने आपको शेयर्स दिया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मेरा शेयर्स बढ़ेगा। अगर मैंने आपको डिबेंचर दिया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मेरा डिबेंचर बढ़ेगा। अगर मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिरेगा जो मैंने दिया। तो मतलब समझो, अगर मैं सब्सिडरी को कुछ भी देता हूं तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है,
ये आपको समझना है। मैं नहीं दिखाऊंगा कभी भी एम्प्लॉय का खर्चा, क्योंकि मेरे एम्प्लॉय का खर्चा थोड़े ना है, मैं क्यों दिखाऊं? आप दिखाओगे एम्प्लॉय का खर्चा, आपको दिखाना है, आप उनसे सर्विस ले रहे हो तो आप एम्प्लॉय का खर्चा दिखाओगे। हाँ, यहां पर ऐसा हो रहा है कि मैं जितना आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा हूं उसके बदले में मेरे पास पैसा आ जा रहा है आपसे। आप क्या करोगे, आप मुझे 75% रिम्बर्स करोगे, 25% आप मुझे रिम्बर्स नहीं करोगे, तो 75% तो पैसा मेरे पास आ ही जाएगा, है ना। तो यहां पर जो मेरा खर्चा है वो खर्चा का 75% मुझे क्या होगा, मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं मानू हर साल का मेरा खर्चा है 5000 रुपीज, जैसे मैंने निकाला कि टोटल मेरा शहर का खर्चा है 15,000 रुपीज, और ये खर्चा मुझे ओवर ए पीरियड रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो इसमें मैं बोलूंगा कि 5000 रुपीज का जो मैं आपको पैसा दे रहा हूं, इसमें बदले में मुझे कैश दे रहे हो ना, कितना 75% कैश दे रहे हो, तो 5000 का 75% भी कितना होता है, 3750 होता है। तो यहां पर अगर मैं बैलेंस शीट के अप्रोच से आपको समझाऊं, क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर हम समझेंगे। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 11 दो तरीके से समझेंगे, एक होगा बैलेंस शीट ऑफ पी और दूसरा होगा बैलेंस शीट ऑफ एस। दोनों में समझाता हूं, अब समझो मेरी बात। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एवरी ईयर आपको शेयर्स देने का वादा कर रहा हूं, मतलब मैं शेयर्स दूंगा, मतलब मैं आपको, ठीक है ना, आपके एम्प्लॉइज को मैं शेयर्स दूंगा। कब दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। तो जो भी शेयर्स का खर्चा होता है जनरली हम क्या करते हैं, अगर मान लो मेरा खर्चा, अगर मेरा एम्प्लॉय का खर्चा होता तो मैं क्या करता, मेरे एम्प्लॉय का खर्चा मैं पीएल में दिखा देता 5000 रुपीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे मैं पीएल में दिखाता। अगर मेरा खुद का एम्प्लॉय का खर्चा होता तो मैं ये तो दिखाता, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। और ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कहां जाता है, इक्विटी के अंदर जाता है, एसबीपीआर के नाम पे, है ना। ये तो यहां जाता है 5000 ऐसा जाता, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहां चला जाता, पीएल में चला जाता। यानी अल्टीमेटली ये पीएल में जाएगा खर्चा बोल के, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के नाम पे इक्विटी में चला जाएगा, ये हमें पता चला। पर ये हमारे एम्प्लॉय थोड़े ना, ये तो आपके एम्प्लॉय है। तो हम यहां पर क्या दिखाएंगे, हमें यहां पर दिखाना चाहिए पीएल में खर्चा हम नहीं दिखाएंगे, हम यहां पर क्या दिखाएंगे, हमें दिखाना चाहिए इक्विटी के अंदर एसबीपीआर के नाम पे हम दिखाएंगे 5000, हम दिखाएंगे कितना 5000। और ये हमारे एम्प्लॉय का खर्चा होता है तो पीएल में रिकॉग्नाइज करते हैं, पर ये मेरे एम्प्लॉय का थोड़ा खर्चा है, ये तो आपके एम्प्लॉय का खर्चा है। तो देखा जाए तो ये 5000 सेट्स मैं आपके एम्प्लॉय को दे रहा हूं, मतलब मैं आप पे एहसान कर रहा हूं। तो देखा जाए तो मेरा इन्वेस्टमेंट है इन सब्सिडरी, कितना 5000 मेरा इन्वेस्टमेंट है इन सब्सिडरी, आपको ये समझना है। लेकिन ये भी इन्वेस्टमेंट मेरा इन सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे पैसा मिल रहा है ना 75%। तो देखा जाए तो ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे आपसे कैश आ रहा है, कितना 75% आप मुझे कैश एवरी ईयर रिम्बर्स करोगे। तो आप मुझे कैश कितना दे दोगे, 3750 मुझे कैश दे दोगे। तो देखा जाए तो मैं 5000 रुपीज का शेयर्स फ्यूचर में आपके एम्प्लॉय को दूंगा, तो वो मैंने इक्विटी में जमा कर दिए एसबीपीआर के नाम पे, है ना। और बदले में मुझे आपसे क्या मिल रहा है, बदले में मुझे यहां पर आपसे कैश मिल रहा है। तो अगर मुझे आपसे कैश मिल रहा है तो देखा जाए तो मैं बेनिफिट कितना दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, 5000 नहीं दे रहा हूं, 1250 तो दे रहा हूं मैं आपको। तो मुझे ये समझाना था कि अगर मेरे खुद के एम्प्लॉय होते तो मैं दिखाता एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपीआर, मैं दिखाता 5000, मैं ये दिखाता, और फिर मैं क्या करता, पीएल में डाल देता टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5000। ये मैं दिखाता कब, जब मेरे एम्प्लॉय होते अपने तो। पर यहां पर मेरे एम्प्लॉय नहीं है, आपके एम्प्लॉय है। तो देखा जाए तो मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कहां पर, इन सब्सिडरी, कितना 5000 में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मान लो आपने मुझे कुछ पैसा कर नहीं दिया तो मैं 5000 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कर रहा हूं, और ये इन्वेस्टमेंट किस तौर पे कर रहा हूं, आपके एम्प्लॉय को मैं शेयर दूंगा फ्यूचर में, यानी 5000 ऐसा दिखाया जाएगा, ये एंट्री होगा। और ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, पीएल में नहीं जाएगा आपका। तो अल्टीमेटली ये एसबीपीआर जो है ऑब्वियस सा बात है, ये तो इक्विटी में जाता है, एंड ये एसबीपीआर भी इक्विटी में जाता है। देखा जाए तो एक बार भूल जाओ कि आपने मुझे कैश दिया है, तो इसका बैलेंस शीट इफेक्ट क्या होगा, अभी ये समझो। इसका बैलेंस शीट इफेक्ट ये होगा कि इक्विटी में एसबीपीआर के नाम पे 5000 रहेगा, और पीएल में चार्ज हो जाएगा 5000 यहां पर, जनरली ये होता है। पर अभी आप जो कर रहे हो, हम तो आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसका बैलेंस शीट का इफेक्ट क्या होगा कि यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इन सब्सिडरी 5000, और इक्विटी के अंदर 5000 रहेगा एसबीपीआर के नाम पे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में कर रहा हूं ना, वो इतना नहीं है, वो इतना डेबिट नहीं हो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ कैश भी तो मिल रहा है, मुझे आपसे कैश मिल जा रहा है 3750। तो मेरा पूरा 5000 इन्वेस्टमेंट है नहीं, क्योंकि जो मेरा 5000 का खर्चा मैं इक्विटी के अंदर दिखाऊंगा एसबीपीआर के नाम पे,
ये इक्विटी के अंदर दिखाऊंगा, मेरा जो खर्चा है उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एसबीपीआर पे, ये मेरा खर्चा है ही नहीं क्योंकि कैश मुझे आपसे मिल जाएगा, और बाकी तो मेरा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मेरे एम्प्लॉय थोड़े ना है, मेरे एम्प्लॉय नहीं है। इसलिए मुझे ये समझना है कि मेरा अल्टीमेट बैलेंस शीट क्या बनेगा, पेरेंट का बैलेंस शीट क्या बनेगा, ये समझो। पेरेंट हर साल एवरी ईयर पेरेंट क्या करेगा, एवरी ईयर पेरेंट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखाएगा, कैश दिखाएगा। जबकि पैसा कुछ भी नहीं मिलता तो पूरा 5000 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होगा, लेकिन 1250 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होगा, बाकी कैश होगा क्योंकि कैश आ रहा है। 75% आप मुझे रिम्बर्स कर रहे हो, और यहां पर इक्विटी में चला जाएगा कितना, एसबीपीआर का नाम पे इक्विटी में चला जाएगा 5000, ठीक है, ये इक्विटी में चला जाएगा आपका, है ना। तो ये हमारा एंट्री होगा। तो अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी का जर्नल एंट्री होगा एवरी ईयर, सेम होगा, सेम जर्नल एंट्री होगा एवरी ईयर। तो अल्टीमेटली 15,000 रुपीज जमा हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स, और वही हम क्या करेंगे लास्ट में फाइनली शेयर दे देंगे, तो शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ जाएगा आपका। तो अल्टीमेटली हर साल एवरी ईयर पेरेंट का जर्नल एंट्री क्या होगा, समझ लो अच्छे से, इन्वेस्टमेंट होगा इन सब्सिडरी, कैश होगा डेबिट। जबकि कैश आ जा रहा है मेरे पास इतना पैसा, तो मैं मानूंगा मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1250 किया है, और 2 इक्विटी दिखा दूंगा एसबीपीआर के नाम पे, कितना 5000। यही मेरा एंट्री होगा एवरी ईयर। अब अगर हम बात करेंगे सब्सिडरी का पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें तो देखो सब्सिडरी अपने एम्प्लॉय को फायदा दे रहा है, तो सबसे पहले तो सब्सिडरी अपने एम्प्लॉय को फायदा दे रहा है, तो सब्सिडरी कहेगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट कितना 5000 का फायदा दे रहा है हर साल। तो सब्सिडरी कहेगा कि मेरा एम्प्लॉय को मैं बेनिफिट दे रहा हूं 5000 का, मैं खुद नहीं दे रहा तो क्या हो, सब्सिडरी आप ये कहोगे कि आप खुद नहीं दे रहे तो क्या हुआ, आप अपने पेरेंट के थ्रू दिलवा रहे हो ना। तो यहां पर एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जा रहा है कितने का, 5000 का दिया जा रहा है, जिसमें सब्सिडरी कैश का पेमेंट कर दे रहा है, कितने का, जिसमें सब्सिडरी कैश का पेमेंट कर दे रहा है 3750, और 1250 पेमेंट करना बाकी है आपको, मुझे 1250 पेमेंट करना बाकी है, पर आप मुझे पेमेंट कभी दोगे नहीं, क्योंकि आप मुझे इसलिए पेमेंट नहीं दो क्योंकि हमने देखा था जब पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन रहता है फ्यूचर में तो मुझसे लायबिलिटी करते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने लायबिलिटी क्लासिफाई करना और इक्विटी क्लासिफाई करना सीखा था, है ना। तो यहां पर अगर ये लायबिलिटी क्लासिफाई होता है तो आप दिखाते कि लायबिलिटी कि आपको पैसा देना है 1250, पर हम इसे मानेंगे कि ये इक्विटी क्लासिफिकेशन है जहां पर पेरेंट ने सब्सिडरी को जो बेनिफिट दिया है ये फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट होगा, ये फ्यूचर में लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। यानी मेरा अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और मैं आपको फर्दर पैसा दे रहा हूं, मतलब वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप मुझे शेयर्स ही दोगे माना जाएगा, मतलब ये लायबिलिटी क्लासिफाई नहीं होगा, एज्यूम किया जाएगा ये इक्विटी क्लासिफाई होगा। तो यहां पर अल्टीमेटली सब्सिडरी का ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहां जाएगा, ट्रांसफर होगा टू पीएल में, है ना। तो अल्टीमेटली ये पीएल में चला जाएगा टू ईबी 5000। और अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी का, तो सब्सिडरी का बैलेंस शीट में क्या होगा, सब्सिडरी का बैलेंस शीट में पीएल पे चला जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे 5000, ठीक है, ये चला जाएगा। और इक्विटी के अंदर पैसा जाएगा, कितना 1250 एवरी ईयर, ये एवरी ईयर का बात कर रहा हूं, क्यूमुलेट नहीं बता रहा हूं, हर साल ऐसा होगा। और साथ में ये हो जाएगा आपका, और इसके बाद क्या था, हाँ कैश इसका चला जाएगा कितना, ये ब्रैकेट में रहेगा, कैश इसका 3750 चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखो इधर भी ब्रैकेट में 3750 रहेगा, इधर भी आपका ब्रैकेट में 3750 रहेगा। तो अल्टीमेटली इनका जो जर्नल एंट्री होगा वो ये वाला होगा सब्सिडरी का। यानी सब्सिडरी कहेगा कि सब्सिडरी ने अपने एम्प्लॉय को फायदा दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट, तो कैश 3750 कैश का पेमेंट कर दिया, बाकी इन्होंने पेरेंट से मिला, यानी इक्विटी पेरेंट से मिला, तो ये पेरेंट में जाएगा। तो पेरेंट से जो आपको पैसा मिला तो इक्विटी पेरेंट का दिखा देंगे 1250, तो बात खत्म। तो यहां पर देखो दो जर्नल एंट्री है जो अल्टीमेटली हमें पास करना है, पेरेंट का मैंने ये वाला बताया और ये वाला, ये आपका मेन आंसर होगा, बाकी तो सब समझाया है, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए इनका आंसर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहां पर पेरेंट का अगर हम बात करें, अच्छा पेरेंट सब्सिडरी का, पहले पेरेंट का बात कर लेते हैं। अगर हम पेरेंट का बात करें तो देखो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी 1250, मैंने कहा था पेरेंट इन्वेस्टमेंट इतना कर रहा है, कैश में जाएगा 3750, टू इक्विटी दिखा देगा 5000, ये जैसे मैंने आपको एसबीपीआर के नाम पे आपको कहा था इक्विटी में रहेगा 5000 का। इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन सब्सिडरी, मैंने बताया था ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी था हमारा,
और कैश में इतना गया, तो ये हमारा पूरा परफेक्टली मैच कर रहा है हमारा जो सॉल्यूशन था। फिर यहाँ पर देखो सब्सिडरी एस, ये कहेगा कि इसका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसने तो अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया है, तो 5000 चला जाएगा, जिसमें से पेमेंट कर दिया 3750 और बाकी का इक्विटी चला जाएगा पेरेंट का कंट्रीब्यूशन मानते हुए 1250 का। सो आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने बैलेंस्ड अप्रोच से हर तरीके से आपको समझा दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 11 फाइनली वी आर डन, हमारा खत्म हो गया है। तो अब हमारे एक और क्वेश्चन बचता है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 हमें बहुत ही बेहतर तरीके से करना है क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड ये थोड़ा सा टफ बन सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, पर ये बहुत ईजी है। अगर आप मेरा बात पूरा सुनते जाओगे तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज का ही लास्ट क्वेश्चन है। An entity which follows its financial year as per the calendar year grants 1000 share appreciation right। तो देखो ना, share appreciation right मतलब हर साल का फेयर वैल्यू चेंज होने पर हम उसे कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हम हमेशा क्या लेते हैं, ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू रखते हैं ना हमेशा, पर जब जब शेयर अप्रिसिएशन राइट होगा या स्टॉक अप्रिसिएशन राइट होगा तो वहां पर हम चेंजेस को कंसिडर करते हैं क्योंकि यहां पर कैश दिया जाएगा। आगे, टू ईच ऑफ इट्स 40 मैनेजमेंट एम्प्लॉइज एज ऑन 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को ग्रांट किया गया 40 एम्प्लॉइज को 1000 शेयर अप्रिसिएशन राइट। The stars provide the employees with the right to receive at the date when the rights are exercised। जब राइट एक्सरसाइज किया जाएगा उस दिन इनको मिलेगा कैश, उनको पैसा मिलेगा जिस दिन राइट एक्सरसाइज करेंगे, इक्वल टू द एप्रिसिएशन इन द एंटिटीज शेयर प्राइस सिंस द ग्रांट डेट। तो ग्रांट डेट में जो शेयर का प्राइस था वहां से जितना वैल्यू अप्रिशिएट, मान लो ग्रांट डेट में शेयर का प्राइस था 50 रुपीज और बाद में 60 रुपीज हो गया एक्सरसाइज डेट में, तो 10 रुपीज उनको मिलेगा। ये आपको समझना है। ऑल ऑफ द राइट्स वेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2006, यानी कब हो रहा है, देखो 1 जनवरी 2005 को ग्रांट किया, 31 दिसंबर 2006 को खत्म हो जाए, तो 2 साल है, 1 साल नहीं है। 1 जनवरी 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक 1 ईयर होता है और 31 दिसंबर 2006 तक 2 इयर्स होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो 2 इयर्स तक का वेस्टिंग पीरियड है ये, क्योंकि वेस्ट लिखा हुआ है ना, वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स का आपका, तो खर्चा भी 2 इयर्स में बटेगा। एंड दे कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 2007 एंड 2008। एक्सरसाइज कब भी हो, वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स का है, यानी वेस्टिंग कंडीशन 2 इयर्स का, तो खर्चा भी 2 इयर्स में बटेगा क्योंकि उनको सर्विस तो 2 साल ही देना है। एक्सरसाइज भले बाद में करे, सर्विस तो 2 इयर्स का देंगे, तो खर्चा भी 2 इयर्स में बटेगा। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स डेट एट द ग्रांट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 12 रुपीज 11। ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू 11 रुपीज है, पर इस बार ये कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का बात हो रहा है। हाँ, अगर शेयर का बात होता, शेयर दिया जाता, तब हम इसे ही लेते और फ्यूचर का चेंजेस को भी कंसीडर नहीं करते, अनलेस मॉडिफिकेशन हो तो अलग बात है, वो हम अलग से सेपरेटली करते। एंड इट एस्टिमेट्स डेट ओवरऑल 10% ऑफ द एम्प्लॉय विल लीव ड्यूरिंग द 2 ईयर वेस्टिंग पीरियड। इनका एस्टिमेशन किया कि पूरे एंटायर 2 साल का वेस्टिंग पीरियड में 10% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, तो 40 में से अगर 10% चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 एम्प्लॉय बचेंगे। तो 36 एम्प्लॉय का ही मैं खर्चा बुक करना है। तो यहां पर आप देखो हर साल का फेयर वैल्यू दिया हुआ है 12 रुपीज दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड का 8 रुपीज है। ये ध्यान रखना, ये सारे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं है, ये सारे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। ध्यान रखना, ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो लिखा हुआ है द फेयर वैल्यू ऑफ सार स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ये राइट का फेयर वैल्यू है, समझ में, ये ऑप्शन का फेयर वैल्यू है। मतलब यही अगर हम किसी और को ऑप्शन दे तो वो हमें इतना प्रीमियम देगा, और प्रीमियम हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट वगैरह सारा चीज फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए हम एक प्रीमियम निकालते हैं ना, तो वैसे ये फेयर वैल्यू प्रीमियम की तरह, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था, फर्स्ट वीडियो देखना अच्छे से। तो यहां पर ये सारा चीज, फिर आगे 10% ऑफ द एम्प्लॉइज लेफ्ट बिफोर द एंड ऑफ 2006, तो जो सोचा वही हुआ है कि 2006 से पहले 10% एम्प्लॉय छोड़ के भी चले गए। ऑन 31 दिसंबर 2007, यानी ये बाद का बात हो रहा है, बाद में 31 दिसंबर 2007 मतलब थर्ड ईयर पे, एक्सरसाइज वगैरह इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पर पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का हम खर्चा बुक कर लेते हैं, सेकेंड ईयर का हम खर्चा बुक कर लेते हैं, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ईयर एंड का हमारा खर्चा क्या होगा। फर्स्ट ईयर एंड का हमारा खर्चा होगा, देखो एम्प्लॉइज कितना रखना है, हमें 36 एम्प्लॉइज का खर्चा बुक करना है, इन 2000 स्टॉक ऑप्शन दिया जाएगा, और फर्स्ट ईयर एंड में फेयर वैल्यू है कितना, 12 रुपीज का फेयर वैल्यू है, क्योंकि चेंजेस तो कंसिडर करेंगे ना, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है, डिवाइडेड बाय 2 इयर्स होगा, क्योंकि 2 इयर्स में खर्चा बटेगा, वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स का, तो यानी 2 6 12 हो जाएगा ये, एंड आपका
36,000 636 जा 180 180 216 2,16,000 ये आपका टोटल खर्चा हो रहा है ना। चलो ये खर्चा देयर फोर आपका ये कब का है, फर्स्ट ईयर का खर्चा है। ध्यान देने टोटल फर्स्ट ईयर का खर्चा हो गया आपका, क्योंकि हमने 2 ईयर से डिवाइड कर दिया है, तो फर्स्ट ईयर का आपका खर्चा 2,16,000 होगा। फिर हम सेकेंड ईयर का बात करते हैं। सेकेंड ईयर हम एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे। 36 एम्प्लॉइज है, हाउसिंग को ऑप्शन दिया जाएगा। सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो गया, 8 रुपीज हो गया फेयर वैल्यू ना, तो इंटू 8 कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई 2 ईयर्स अगर करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई भी 2 ईयर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इकट्ठा 2 ईयर्स का हम इकट्ठा कर लेंगे, जिसमें से माइनस कर देंगे 2,16,000 कब का, फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट हो गया आपका। तो यहां पर इस बार देखो इसे हम क्या करेंगे, चलो इस बार इसे नहीं करना, ये 2 ईयर्स ये 2 ईयर्स कट जाएगा, तो यानी 36 इंटू 8 करना है हमें, तो 36 इंटू 8 कितना होगा, 360 में से 72 चला गया, यानी 288,000 माइनस 2,16,000 यानी 72,000 आपका खर्चा बुक हो जाएगा सेकेंड ईयर का। तो हमने देखो खर्चा फर्स्ट ईयर का भी निकाल लिया, सेकेंड ईयर का भी हमने खर्चा निकाल लिया कि कितना खर्चा बुक होगा। और अगर इसी को आप बैलेंस शीट के हिसाब से समझोगे तो बैलेंस शीट में अभी तक क्या हाल होगा, आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो पीएल में चला जाता है, तो पीएल में आपका पहले 2,16,000 जाएगा, फिर जाएगा 72,000 यानी 2,88,000 पीएल में हमारा चार्ज हो जाएगा। और आपका शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी के नाम पे SBPL शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी के नाम पे भी इकट्ठा होगी, दोनों मिला के लाइबिलिटी टोटल हो जाएगा 2,88,000 का शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी हो जाएगा। और ये कितने एम्प्लॉइज का है, ये 36 एम्प्लॉइज का है। हमने 36 एम्प्लॉइज का खर्चा बुक किया है ना, 36 एम्प्लॉइज का हमने खर्चा बुक किया हुआ है टोटल, समझ में आपको 36 एम्प्लॉइज का 2,88,000 खर्चा बुक है। और अब चेक भी करोगे ना टोटल, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, पता है 2,88,000 डिवाइड बाय 36 एम्प्लॉय करो, मतलब हर एम्प्लॉय का 8 रुपीज खर्चा बुक किया, क्योंकि हमारा फोरकास्ट बदल गया। अब हम 12 का खर्चा बुक नहीं करें, अब हम इतना का हमने खर्चा बुक किया 8 रुपीज का फोरकास्ट, क्योंकि हमारा बदल गया। अब आता है 31 दिसंबर 2007, तो 31 दिसंबर 2007 को हुआ कि अब ये देखना, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमें ये पता है कि हमने अभी तक SBPL में पैसा बुक करके रखा हुआ कितना, 2,88,000 किसका, 36 एम्प्लॉइज का हमने खर्चा इतना बुक करके रखा हुआ है, 8 रुपीज करके इतना खर्चा हमने बुक करके रखा हुआ है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर अगर हम देखते हैं आगे, ऑन 31 दिसंबर 2007 यानी थर्ड ईयर एंड का बात कर रहा है, 31 दिसंबर 2007 को इंट्रिंसिक वैल्यू था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच सार वाज ₹10। 6 employees exercised their option and the remaining 30 employees exercised their option at the end of 2008 when the intrinsic value was equal to the fair value ₹12. How much expense and liabilities to be recognized? अब मेरा बात ध्यान से सुनो, हम जो फेयर वैल्यू करते हैं ना, फेयर वैल्यू स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ये फेयर वैल्यू क्या होता है, एक प्रीमियम की तरह होता है जो हम कंप्यूट करते फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए। पर जब 31 दिसंबर 2007 आएगा, उस दिन जब रियल में 6 एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, रियल में जब 6 एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, तो उन्हें फेयर वैल्यू से मतलब नहीं होगा, वो तो ये देखेंगे कि कितना कितना फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स था कब, पहले दिन ग्रांट डेट पे, और आज कितना है। तो उन दोनों का डिफरेंस इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू बताया कितना है, 10 रुपीज है। मतलब अगर मान लो इनिशियली ग्रांट डेट पे अगर मान लेते, ग्रांट डेट में आपका फेयर वैल्यू था 45 रुपीज, ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू था, फेयर वैल्यू शेयर का फेयर वैल्यू था मान लो 45 रुपीज, और आज थर्ड ईयर एंड में मान लो 55 हो गया फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, थर्ड ईयर एंड में 55 हो गया, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगा हमारा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना निकल के आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 10 निकल के आएगा। पर फेयर वैल्यू तो ऑप्शन का कुछ और भी निकल के आ सकता है, क्योंकि वो तो फ्यूचर फोरकास्ट के हिसाब से निकाला जाता है। इसलिए एम्प्लॉइज जो है जब वो एक्सरसाइज करेंगे ना, उस वक्त आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या फेयर वैल्यू ऑप्शन है, उस वक्त मतलब होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू से। बस उसी वक्त जब एक्सरसाइज होगा उस वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू मैटर करेगा, क्योंकि उस वक्त हम लोग ये चेक करेंगे कि पहले क्या प्राइस था, आज क्या प्राइस है। उन दोनों का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, और वही हम इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे यहां पर। जैसे कि आपको याद होगा, अगर आपको याद, आपने आईपीसीसी में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा, तो वहां पर हम मार्केट प्राइस को कंपेयर करते थे एक्सरसाइज प्राइस से, जिससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता था।
मार्केट प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस से कंपेयर किया जाता था। वो कंसेप्ट हालांकि अभी हट चुका है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वो हट चुका है, पर फिर भी वहां पर हम बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे, वो डिफरेंस निकालते थे, और एम्प्लॉयज को हमेशा उस डिफरेंस से ही मतलब है। वो थोड़े ना यहाँ पर लोगरिथम ये सब कुछ समझेगा, वो बोले मुझे मतलब नहीं, वो बोले तू बता स्टार्टिंग में कितना था प्राइस, बोलिए 45 रुपीज था, आज कितना हो गया 55 रुपीज हो गया, तो वो आपसे सीधा 10 रुपीज मांगेगा, आपको 10 रुपीज देना। आपको कोई फेयर वैल्यू का फोरकास्ट सब करके कुछ उल्टा सीधा उनको नहीं बताना, वो नहीं सुनेंगे। तो इसके हिसाब से जब ये बस ध्यान में रखना, जब कभी भी एक्सरसाइज होगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाएगा, ना कि फेयर वैल्यू। तो यहां पर एम्प्लॉयज को कितना रुपीज दिया जाएगा, 6 एम्प्लॉयज को 10 रुपीज करके पेमेंट कर दिया जाएगा। पर अभी हम देखेंगे कि यहां पर एम्प्लॉयज को कितना करके इनका खर्चा बुक किया हुआ है। तो आप देखो यहां पर हमारा 36 एम्प्लॉयज का खर्चा बुक किया हुआ है। तो देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि 6 एम्प्लॉयज का कितना खर्चा बुक है और 30 एम्प्लॉयज का कितना खर्चा बुक है, हमें ये देखना है। हाँ, तो यहां पर हमें ये देखना है कि कितना करके खर्चा हमारा बुक हुआ है। तो 36 का आपका हाँ यहां पर इतना आया, तो यानी कितना हो जाएगा, 6 एम्प्लॉयज का डिवाइड बाय 6 करना है, 6 4 जा 24, 48 6 8 जा 48, यानी 48,000 रुपीज इनका खर्चा बुक किया हुआ है ना। 48,000 6 एम्प्लॉयज का खर्चा बुक किया हुआ है, और ये भी आ रहा है 8 रुपीज करके 1000 सेट्स पे, तो 48,000 आ रहा है, और इधर आ जाएगा कितना 2,40,000। मतलब मैंने बाइफरकेट कर दिया, मैंने ये कहा कि 2,88,000 जो खर्चा बुक है वो है 36 एम्प्लॉय का 1000 शेयर्स पे 8 रुपीज करके खर्चा बुक है। तो मैंने यहां पर आपको ये कहा कि ये जो है ना, ये है 6 एम्प्लॉय का 1000 शेयर पे 8 रुपीज करके, और ये वाला हो गया कितना 30 एम्प्लॉय का 1000 शेयर पे 8 रुपीज करके, इतना खर्चा हमारा बुक है। अब ये जो 6 एम्प्लॉय है, ये जो 6 एम्प्लॉय है, ये 6 एम्प्लॉय को हमें पैसा कितना देना है, ये 6 एम्प्लॉय को हमें पैसा देना है, इन्होंने बता दिया 10 रुपीज करके हमें पैसा देना पड़ेगा, 10 रुपीज करके हमें पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपीज है। तो इनको पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट टू 6 एम्प्लॉय कितना होगा, इनका होगा पेमेंट जो कि कैश में जाएगा, 6 एम्प्लॉय को 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज करके देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा 60,000 रुपीज देना पड़ेगा। पर खर्चा बुक किया हुआ कितना 48,000, तो हमें एडिशनल खर्चा और कितना बुक करना है, एडिशनल एक्सपेंसेस और कितना बुक करना है 12,000। ये हमें पता चला एडिशनल एक्सपेंसेस 12,000 बुक करना है, क्योंकि 48,000 खर्चा पहले से बुक किया हुआ था 6 एम्प्लॉय का, पर उनको तो 60,000 पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपको 12,000 और एडिशनल खर्चा बुक करना पड़ेगा। अब अगर इसका मैं बात करूं, देखो रिवाइज होते रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसका बात करूं, क्या 30 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करके गए आज, नहीं गए ना, 30 एम्प्लॉयज तो बाद में एक्सरसाइज करेंगे। आज 2007 में तो 30 एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज नहीं किया है, तो इनकम इंट्रिंसिक वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। इनकम कंसीडर क्या करेंगे, इनकम कंसीडर करेंगे 31 दिसंबर 2007 का फेयर वैल्यू, ये हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर इनका खर्चा कितना बुक होना चाहिए, एक्सपेंसेस टोटल कितना इनका बुक होना चाहिए, इनका बुक होना चाहिए 30 एम्प्लॉयज का 1000 शेयर पे कितना 13 रुपीज करके खर्चा बुक होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलेगा 30 एम्प्लॉयज का 30,000 3,90,000 का खर्चा हमारा बुक होना चाहिए। पर हमने बुक कितना किया हुआ है 2,40,000 ही बुक किया हुआ है ना, और होना चाहिए कितना 3,90,000 बुक होना चाहिए, यानी एडिशनल आपका एक्सपेंसेस कितना बुक होगा, और 240 हुआ है, होना चाहिए कितना 390 होना चाहिए, यानी कितना होगा 1,50,000 और एक्स्ट्रा बुक होगा। तो यहां पर हमें समझ में आए कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा थर्ड ईयर में एडिशनली बुक कितना होना चाहिए, एक तरफ है 12,000, एक तरफ है 1,50,000, यानी 1,62,000 हमारा इतना खर्चा बुक होना चाहिए। मैं वापस से आपको रिपीट करके समझा दे रहा हूं कि मैंने 6 एम्प्लॉयज का 48,000 करके खर्चा बुक किया हुआ था 2 सालों में, और 30 एम्प्लॉयज का मैंने 2,40,000 खर्चा बुक किया हुआ था 2 सालों में। ये मैंने ब्रेकअप बता दिया, 2,88,000 का ब्रेकअप करके दिखा दिया। अब मुझे पता चला वो 6 एम्प्लॉयज को तो हमें सेटल करना है, तो उनका इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से उनको जो सेटल करना पता चला 10 रुपीज करके देना है 6 एम्प्लॉयज को 1000 सेट्स में, यानी 60,000 उनको पैसा देना है। पर हमने तो खर्चा बुक किया 48,000, पैसा देना 60,000, यानी अल्टीमेटली हमें और 12,000 खर्चा बुक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 30 एम्प्लॉयज का मैं बात करूं तो बाकी 30 एम्प्लॉयज जो है उनका तो सेटल आज हो नहीं रहा, तो उनका इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 30 एम्प्लॉयज को हमें
फेयर वैल्यू के हिसाब से खर्चा बुक करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेटल हुआ नहीं है, तो फेयर वैल्यू तो 13 रुपीज है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तभी लोगे जब सेटलमेंट होगा, जब पैसा दिया जाएगा। तो बाकी 30 एम्प्लॉइज का 1000 शेयर्स पे 13 रुपीज जो कि फेयर वैल्यू है, उसके हिसाब से खर्चा बुक होना चाहिए। तो 30 एम्प्लॉइज इंटू 1000 इंटू 13 कितना होता है? 3,90,000 होता है। लेकिन हमने 2,40,000 ही अभी तक खर्चा बुक किया हुआ है, यानी एडिशनली 1,50,000 हमें और एक्सपेंडिचर जो है वो बुक करना चाहिए। तो दोनों का मिला के हमें एडिशनली और कितना बुक करना पड़ेगा? 12,000 और 1,50,000 यानी 1,62,000 हमें बुक करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको वापस से वेरिफिकेशन समझाता हूं, मैं तो पूरा लॉजिक पे जाऊंगा, आप अच्छा पाओ। आप आपको समझ आए? नहीं समझ तो आई गई, पर आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, पर समझ तो सब कुछ ही आएगा। देखो 2,16,000 हमने फर्स्ट ईयर पे बुक किया था, फिर हमने 72,000 बुक किया, तो ये हो गया हमारा 2,88,000। ठीक है, इतना हमारा पहले से बुक था 2 सालों में। फिर अभी हम एडिशनली कितना बुक करें? 1,62,000 हम एडिशनली और बुक करें, जो मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूं। इतना हमने बुक किया, तो कितना हो जा रहा है? 3,88,000, 3,90,000, 4,50,000 हो रहा है। ये 4,50,000 हुआ, जिसमें से 60,000 हमने पेमेंट कर दिया 6 एम्प्लॉइज को, है ना। तो बचा कितना? 3,90,000 आपका पैसा बचा हुआ है। और ये 3,90,000 कितना है? आप किसका आपको पता है? ये 30 एम्प्लॉइज का, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। तो देखो वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो यानी ये वाला जो 3,90,000 है, ये 30 एम्प्लॉय का 1000 शेयर पे 13 रुपीज करके हमारा भी पड़ा हुआ है। तो अगर अब वापस से आप बोलोगे कि बैलेंस शीट के हिसाब से थोड़ा सा बता दो ना, तो बताऊंगा ना। एसबीपीएल में हमारा जो था, ये था हमारा पहले से 2,88,000 था 2 सालों का 36 एम्प्लॉय पे, प्लस हमने एडिशनल खर्चा बुक किया 1,62,000 हमने बुक किया एसबीपीएल पे, हमने बुक किया, तो हमारा टोटल हो गया 4,50,000। फिर इसमें से हमने सेटल कर दिया 6 एम्प्लॉय को, 60,000 रुपीज देके सेटल कर दिया हमने। तो बचा कितना? 3,90,000। ये किसका होगा? 30 एम्प्लॉय का होगा, है ना। और ये कैसे आया? ये आया 30 एम्प्लॉय का 1000 शेयर पे 13 रुपीज करके, जो हमारा भी पड़ा हुआ है। अब आगे हम देखेंगे, आगे अब हम 4th ईयर में क्या करेंगे, हमें ये जानना है आगे 4th ईयर में क्या करना है। तो अभी तक हमारा ये खर्चा बुक हुआ हुआ है और बैलेंस हमारे पास इतना रहेगा, जो मैंने एसबीपीएल का आपको हिसाब दिखाया। तो 4th ईयर में क्या हो रहा है? 4th ईयर में देखो, यानी 31 दिसंबर 2008 को क्या हो रहा है? इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है? 12 रुपीज करके। इंट्रेंसिक वैल्यू 12 रुपीज है, मतलब हमें 12 रुपीज से चुकाना है। पर हमने तो अभी तक इनका पैसा कितना रखा हुआ है? 13 रुपीज रखा हुआ, यानी 1 रुपीज आपका रिवर्सल हो जाएगा। तुम यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर हम क्या करेंगे, हम दिखा देंगे कि कैश हमने पेमेंट कर दिया, इसको एम्प्लॉय को कैश पेमेंट कर दिया ना, तो एसबीपीएल आपका जो क्रेडिट था वो आपका डेबिट हो जाएगा। कितना होगा यहां पर पता है? 30 एम्प्लॉयज का 1000 शेयर पे 12 रुपीज करके देना है, तो डेबिट होगा 3,60,000 ही एसबीपीएल आपका डेबिट होगा, और ये कैश चला जाएगा। पर एसबीपीएल में हमारा पैसा कितना है? 13 रुपीज करके। तो एसबीपीएल का और जो पैसा है हमारा 30 एम्प्लॉय का 1000 पे 1 रुपीज और एक्स्ट्रा बैलेंस बचा हुआ ना, क्योंकि 13 रुपीज करके बुक किया हुआ था। तो और हमारे यहाँ पर 30,000 का जो पैसा है, ये हम या तो जनरल रिजर्व में डालो, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनरल रिजर्व की जगह पे इन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को ही रिवर्स कर दिया। तो उस साल का जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का जो है वो 30,000 इन्होंने रिवर्स कर दिया, बस बात खत्म। तो इसी तरीका से पूरा सॉल्यूशन हुआ है, जो कि मैं आपको एक बार अब इनके सॉल्यूशन की तरफ लेके चल रहा हूं, जहां पर मैंने जर्नल एंट्री एक बार पास नहीं किया, बाद में पास करूंगा, पर मैंने एक बार आपको समझाने का कोशिश किया। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा सारा आंसर परफेक्ट आया कि नहीं है। देखो एक्सपेंसेस 2,16,000 फर्स्ट में बुक होना मैंने बताया था, ये भी 72,000 बुक होना, और अल्टीमेटली लाइबिलिटी आपका हो जाएगा 2,88,000, ये भी परफेक्ट है। फिर हमने एक्स्ट्रा से और एक्सपेंसेस बुक किया 1,62,000, परफेक्ट है। किया था याद है ना, 150 और 12 उधर, और बाद में लाइबिलिटी आपका बच गया 390, क्योंकि 60,000 का पेमेंट हो गया था। और फिर बाद में नेक्स्ट ईयर पे लाइबिलिटी भी जीरो हो गया, क्योंकि सेटल कर दिया, और एक्सपेंसेस को हमने रिवर्स किया था 30,000। तो परफेक्ट है, सारा चीज बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, उस बैलेंस शीट के हिसाब से सारा चीज आपको बताऊंगा, और फिर नीचे जर्नल एंट्री पास करूंगा। तो मैंने एक बार समझाने का काम तो खत्म कर दिया, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, फाइनल आंसर के लिए मैं आपको एक बार बैलेंस शीट के हिसाब से लेके चलता हूं, ताकि मुझे सब कुछ आपको समझाने में आसान लगे। तो यहां पर अब देखो, मैं इधर पीएल लिखूंगा, मैं सारे जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस के खर्चे वो पीएल में डालने वाला हूं, और इधर मैं लिखूंगा एसबीपीएल शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। सबसे पहला साल हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट ईयर हमने खर्चा बुक किया था कितना, 2,16,000। तो अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे ये पीएल में चला जाएगा 2,16,000, ब्रैकेट में माइनस पे जाएगा ये, और एसबीपीएल में आपका लाइबिलिटी खड़ा हो जाएगा
2,16,000 का लाइबिलिटी आपका खड़ा हो गया। फिर सेकेंड ईयर में 72,000 का फिर से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे जाएगा, तो पीएल में आपका फिर से चार्ज होगा 72,000, है ना। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है पीएल में, ये चला गया आपका यहाँ पर। और एसबीपीएल आपका बढ़ जाएगा कितने से, 72,000 से बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 2,88,000। तो अब आप देख सकते हो इनका अगर मैं आंसर देखूं, चलो बाद में दिखा दूंगा। तो यहाँ पर 2,88,000 आपका सेकेंड ईयर तक का है, ये आपका फर्स्ट ईयर का है, ये आपका सेकेंड ईयर तक का है, ये हो गया। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में हमें देखना है कि हुआ क्या। थर्ड ईयर में हमें एक तो पेमेंट करना है, तो हमने ये देखा। तो यहां पर हम दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्यूशन को, जो कि मैं आपको लेके चलता हूं एक बार में। ये रहा क्वेश्चन यहां पर। तो थर्ड ईयर में आप देखो, थर्ड ईयर में आपका फेयर वैल्यू हो गया 13 रुपीज, जो है 30 एम्प्लॉइज का जो बचा हुआ उसका 13 रुपीज हो गया। और हमने क्या किया, हमने सेटल किया 10 रुपीज पे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ये देखेंगे कि चलो सबसे पहले जो पुराने एम्प्लॉइज उनको सेटल कर देते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले कर देंगे सेटलमेंट टू 6 एम्प्लॉय। सबसे पहले आप 6 एम्प्लॉय को सेटल कर दो, बस बात करें, बाद में हम खर्चा बुक करेंगे। हम ये देखेंगे 6 एम्प्लॉय को सेटल करना है तो कितना सेटल करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 6 एम्प्लॉय को सेटल करने का खर्चा लगेगा हमारा 6 एम्प्लॉय इंटू 1000 शेयर्स 10 रुपीज करके हमें देना है। पहले सेटल कर दो फिर खर्चा बुक करना है थर्ड ईयर में। तो हमने सेटल करना है, तो पता चला 60,000 रुपीज हमें सेटल करना है। और ये 60,000 रुपीज क्या होगा पता है आपका, कैश कम कर देगा। 6 एम्प्लॉय को आप सेटल करोगे तो उनको पैसा दोगे ना, तो 60,000 रुपीज आपका कैश कम हो जाएगा। तो हमने सेटल किया, इधर लाइबिलिटी हमारा कम हुआ और कैश हमारा कम हुआ, बात खत्म। ये सेटल करने के बाद अब हमारे पास पैसा कितना बचता है, 2,28,000 हमारे पास पैसा बचता है। पर हमें टोटल एक्सपेंसेस हमें कितना बुक करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंसेस कितना हमें चाहिए, टोटल लाइबिलिटी हमारा कितना आ रहा है, टोटल लाइबिलिटी हमारा थर्ड ईयर में कितना आएगा, 30 एम्प्लॉइज बचे, 30 एम्प्लॉइज बचे, इनके लिए 1000 शेयर्स पे हमें 13 रुपीज करके खर्चा बुक करना चाहिए, 13 रुपीज करके, क्योंकि 13 रुपीज इज द फेयर वैल्यू, है ना। तो यहां पर इससे हमें पता चल रहा है कि 3,90,000 हमें खर्चा बुक हो जाना चाहिए थर्ड ईयर के एंड तक। पर हमारा खर्चा बुक है कितना, बट एक्सपेंसेस ऑलरेडी बुक्ड है हमारा। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, उस टाइम में दूसरा तरीका बताया था। 2,28,000 हमारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी बुक है, तो देयरफॉर एडिशनल कितना चाहिए, एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू बी बुक 3,90,000 माइनस 2,28,000, यानी कितना आ रहा है 228, 30, 162,000 ही आ रहा है, वही आएगा पहले जो है, सब तरीके से वही आएगा। तो यहाँ पर प्लस करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस कितना 1,62,000, और ये 1,62,000 जाएगा कहाँ पर, पीएल पे जाएगा, 1,62,000 पीएल पे जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे हमने बुक कर दिया यहाँ पर पीएल पे, बात खत्म। तो यहाँ पर हमें थोड़ा स्पेस चाहिएगा, हमने स्पेस क्रिएट किया यहाँ पर। तो अब देखो ये एडिशनल खर्चा बुक करने पर हमारा 3,90,000 हो रहा है। और ये पता है क्या है, ये वही है जो 30 एम्प्लॉइज बचे हुए हैं ना, इंटू 1000 इंटू 13 रुपीज करके, क्योंकि 6 एम्प्लॉइज को तो आपने सेटल कर दिया, तो इतना हमारा बचा हुआ है और हमने कैश 6 एम्प्लॉइज का दे दिया। अब फोर्थ ईयर में हमने कितना सेटल किया, फोर्थ ईयर में हमने सेटलमेंट किया टू 30 एम्प्लॉइज, 30 एम्प्लॉइज को 1000 शेयर्स पे 12 रुपीज करके देना पता चला, क्योंकि फेयर वैल्यू उस दिन का इंट्रिंसिक वैल्यू 12 रुपीज है। मतलब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और बोला इंट्रिंसिक वैल्यू भी फेयर वैल्यू के बराबर ही उस दिन, क्योंकि वही तो आपका आखिरी दिन था। तो यहां पर आपका 12 रुपीज ही रहेगा। तो इससे हमें पता चला कि 3,60,000 हमें सेटल करना है, और कैश में हमारा 30 एम्प्लॉइज का सेटल होने पर कितना लगा, 3,60,000 लगा हमारा। इतना कैश चला गया आपका 3,60,000, और 3,60,000 लाइबिलिटी सेटल हो गया, बचा कितना 30,000 का लाइबिलिटी बचा। अब ये 30,000 का लाइबिलिटी को भी आप क्या करोगे, सेटल कर दोगे, इसे ट्रांसफर कर दो टू जीआर, है ना, और ये हो जाएगा आपका नील। और या फिर आप क्या करो, यहां पर पीएल में जो है 30,000 को आप क्रेडिट करोगे, इस बार क्रेडिट करोगे, है ना। और इसका नाम आप कर सकते हो ईबी को रिवर्स कर दो या तो,
और जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो। पर आईसीएआई ने ईबीई को रिवर्स किया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को रिवर्स किया, तो आप भी यही करो, बस बात खत्म। तो ये मेरा बैलेंस शीट था, जो मैंने आपको बैलेंस शीट समझाया पूरा अच्छी तरीके से। एंड मैं आशा करता हूं कि आपको लाइबिलिटी भी पूरा खत्म हो गया है एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया। लाइबिलिटी एंड में आपका नील हो गया और आप देखोगे तो अल्टीमेटली अगर आप चेक करोगे तो पीएल में कितना चार्ज हुआ है, पीएल में चार्ज कितना हुआ 2,88,000 और इधर आ गया आपका 2,88,000 था और 162 आपने और एक्स्ट्रा से बुक कर दिया, तो 290, 390, 450 था, तो आपका 420 हो रहा है यहाँ पर। ये पूरा मिला के 420,000 हो रहा है आपका, यानी पीएल में अल्टीमेटली चार्ज हुआ 420 क्योंकि 30,000 रिवर्स हो गया था। और कैश भी देखो आपका 4,20,000 ही गया है। पीएल में चार्ज हुआ 4,20,000, कैश भी आपका 4,20,000 ही लगा है क्योंकि बाकी लायबिलिटी तो नील हो गया। तो बैलेंस शीट तो हमारा मैच हो रहा है, उधर भी 420 इधर भी 420 मैच हो रहा है हमारा, तो बैलेंस शीट तो पूरा मैच करा दिया मैंने। अब मैं आपको पास कराऊंगा सिर्फ जर्नल एंट्री, सिंपल है यार। ईबी टू एसबीपीएल 2,16,000 ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। और ये ईबी को आप चाहो तो पीएल में ट्रांसफर करके भी दिखा सकते हो, उसका एंट्री क्या होगा पीएल टू ईबी। पर मुझे जहां तक लगता है इन्होंने ये एंट्री पास नहीं किया है, अगर नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, और किया तो मैं भी कर दूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ नहीं किया इन्होंने, नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया, ना 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 नहीं किया, तो मैं भी नहीं करूंगा। अदरवाइज पीएल में जाते हैं। सेकेंड ईयर का क्या होगा, वही ईबी एसबीपीएल कितना था भूल गया, जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, 72,000 है, ये हमने कर दिया। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में सबसे पहले पेमेंट क्या वो दिखा देंगे। कैश का पेमेंट किया था ना, कैश का पेमेंट किया था तो पैसा गया एसबीपीएल टू कैश, कितना 60,000 मैंने पेमेंट किया 6 एम्प्लॉय को, लाइब्रेरी डिस्चार्ज कर दिया हमने। और ये लाइब्रेरी डिस्चार्ज करने पर थर्ड ईयर का एक और एंट्री क्या बना, हमें एडिशनली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपीएल हमें बुक करना पड़ा, क्योंकि हमें पता चला कि और हमें रिक्वायरमेंट है 1,62,000 का, जो मैंने निकाला था ना, क्योंकि टोटल हमें चाहिए था 3,90,000, हमें टोटल खर्चा बुक करना था 30 एम्प्लॉयज का 1000 सेट्स पे 1330 रुपीज करके। तो हमने देखा कि हमारा बुक किया हुआ था 2,88,000, जिसमें से हमने 60,000 का पेमेंट कर दिया, तो बचा हुआ था हमारे पास 2,28,000, पर हमें चाहिए 3,90,000, तो एडिशनली हमें इतना बुक करना पड़ा। अब इसका यहां पर हिसाब ऐसे दिखा सकते हो कि 2,88,000 हमारे पास बुक किया हुआ था, जिसमें से 60,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो प्लस हमारा और रिक्वायरमेंट था कितना 162,000 का हमारा रिक्वायरमेंट था, तब हमारा 3,92,000 होता। तो ये आपका ये जो है ना, ये वो हमने बुक किया खर्चा, समझ आया। ये हमने खर्चा बुक किया 162,000 का। फिर आप फोर्थ ईयर में क्या हुआ, फोर्थ ईयर में हमने क्या किया, फोर्थ ईयर में क्या किया, कुछ खर्चा बुक नहीं करना, फोर्थ ईयर में हमने पेमेंट किया एसबीपीएल, एक सिंगल एंट्री में भी पास करके दिखा सकते हैं हम। यहाँ ऐसे कर सकते हैं, एसबीपीएल पे जो हमारा पैसा था 3,90,000 हमारा एसबीपीएल में पैसा था ना, जिसमें से हमने कैश दिया 3,60,000 और बाकी का हमने या तो जीआर में डालो या ईबीई में डालो, और जीआर में डालो कितना 30,000, ये आप दिखा सकते हो। और इसकी जगह पे और मैं लिखता हूं, या तो ये एंट्री पास करना या फिर आप अलग अलग से करो। एसबीपीएल टू कैश 3,60,000 दिया, तो 3,60,000 का लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि जब पैसा दे दोगे तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। और बाकी लाइबिलिटी को हमने ट्रांसफर कर दिया टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को क्रेडिट करके या फिर जीआर करके, दोनों करो, पर मैं आईसी के हिसाब से सिर्फ ईबी दिखा रहा हूं यहाँ पर 30,000, बस बात खत्म। तो इस तरीके से पूरा जनरल एंट्री पास किया एंड क्वेश्चन को एंटायरली समझ लिया। बस यहाँ पर एक ही ट्विस्ट है, आपको ये ध्यान पे रखना है कि जब कभी भी सेटलमेंट होगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखना, कभी भी फेयर वैल्यू मत देखना जब कभी भी सेटलमेंट हो। इसलिए थर्ड ईयर में 6 एम्प्लॉयज को सेटल कर रहे थे, इसलिए 6 एम्प्लॉयज का इंट्रिंसिक वैल्यू लिया था, बाकी 30 एम्प्लॉयज को सेटल नहीं कर रहे थे, तो बाकी 30 एम्प्लॉयज का फेयर वैल्यू लिया था। हाँ, फोर्थ ईयर में बाकी 30 एम्प्लॉयज को सेटल कर रहे थे तो उनका इंट्रिंसिक वैल्यू लिया, बाकी बचा हुआ जीआर में डालो या फिर इन्होंने ईबी को क्रेडिट किया, अभी ईबी को क्रेडिट कर देना, बस बात खत्म। सो यहां तक हमारा सारा क्वेश्चन खत्म होता है। जो टेस्ट नॉलेज का सारा क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। अब एक इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है एडिशनली एडेड, वो भी फटाफट कर लेते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 12। हमने अभी टेस्ट नॉलेज के सारे क्वेश्चन कर लिए और वहां पर आपको याद है क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कराया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि पेरेंट सब्सिडरी के एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन ग्रांट करता है। तो वहां पर मैंने समझाया था कि ये पेरेंट का देखा जाए तो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है और सब्सिडरी देखा जाए तो रियल में अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, पर सब्सिडरी खुद नहीं दे रहा, पेरेंट के थ्रू दिलवा रहा है।
तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ ना पेरेंट का, तो वो सारा मैं इंपैक्ट यहाँ पर समझाऊंगा, वही मैंने वहां पर भी समझाया था, वही सेम क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। तो पेरेंट ने ग्रांट किया 200 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ 100 एम्प्लॉइज ऑफ इट सब्सिडरी। तो मतलब सब्सिडरी के एम्प्लॉइज को पेरेंट ने ग्रांट किया कितना, 100 एम्प्लॉइज को 200 शेयर सबको दिया जाएगा, यानी टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा, 20,000 शेयर्स हो जाएगा, क्योंकि 100 एम्प्लॉइज इंटू 200 शेयर्स, तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे 20,000 शेयर्स। कंडीशनल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर सर्विस, यानी 2 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शंस ऑन ग्रांट डेट इज ₹30 ईच। फेयर वैल्यू आपका ग्रांट डेट का कितना है, ₹30 ईच। एट ग्रांट डेट the subsidiary estimates that the 80% of the employees will complete the 2-year सर्विस पीरियड। ये कब इन्होंने कहा, इन्होंने ग्रांट डेट में ये एस्टिमेट किया कि 80% लोग वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे। पर सोचो ना, एम्प्लॉय का जो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करने का जो हमारा एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट हमारा बदलते रहेगा हर साल। हाँ, फेयर वैल्यू ग्रांटेड वही रहेगा आपका, पर एस्टिमेट तो बदलेगा, जितना रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना रिलायबल हम लेंगे। तो यहां पर आप देखो, द एस्टिमेट डस नॉट चेंज ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, मतलब 80% ही रहेगा, यानी एम्प्लॉइज हम 100 नहीं लेंगे, हम कितने लेंगे, 80 एम्प्लॉइज लेंगे, क्योंकि 80% ही रहेगा, ये माना जा रहा है पूरा। एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड 81 एम्प्लॉइज कंप्लीट द रिक्वायर्ड 2 ईयर ऑफ सर्विस। लेकिन मेरा बात सुनो, आपने ड्यूरिंग द एंटायर वेस्टिंग पीरियड आपने एस्टिमेशन कितना किया था, 80 का किया था। तो फर्स्ट ईयर में तो एक्चुअल आपको पता चलेगा नहीं, तो फर्स्ट ईयर में भी आपका एस्टिमेट कितना है, 80 है। लेकिन सेकेंड ईयर का भी आपने एस्टिमेट पहले ही कर लिया था 80, पर सेकेंड ईयर के एंड में तो आपको रियल पता चलेगा फैक्ट। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपको रियल फैक्ट पता चला कितना, 81। तो यहां पर 81 है। तो आपको समझना, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको फर्स्ट ईयर के लोग छोड़े हुए पता चलेंगे, पर सेकेंड ईयर के लोग कितने छोड़े वो तो पता नहीं चला। तो फर्स्ट ईयर के एंड में भी आप ये सोचोगे कि 80 एम्प्लॉय से टोटल जो एस्टिमेट रहेंगे, है ना, और सेकेंड ईयर के एंड में आपको एक्चुअल में पता चला कि 81 एम्प्लॉइज ने ही आपका वेस्टिंग पीरियड सेटिस्फाई किया। तो अल्टीमेटली फर्स्ट ईयर में हम 80 कंसीडर करेंगे, सेकंड ईयर में हम 81 कंसीडर करेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना। कितनी बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है जहां पर क्वेश्चन आपको बताता है कि देखो फर्स्ट ईयर में इतने लोग चले गए और इतने लोग जा सकते, पर यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर टोटल बता दी इन्होंने बोला कि गए और जा सकते सब मिला के फर्स्ट ईयर के एंड में 80 रहेंगे, ये उनका सोचना है एंटायर वेस्टिंग पीरियड में। लेकिन सेकंड ईयर के एंड में तो रियलिटी पता चला, तो पता चला कि टोटल 2 साल के वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करने वाले लोग जो थे वो है 81 एम्प्लॉइज है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेकंड ईयर में और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिला तो हम ये चलाएंगे, तो हमें इतना पता चला। आगे देखते हैं, द पेरेंट डस नॉट रिक्वायर द सब्सिडरी टू पे फॉर द शेयर्स नीडेड टू सेटल द ग्रांट ऑफ शेयर्स ऑप्शन। तो यानी सब्सिडरी को पैसा देना नहीं, तो ये इक्विटी क्लासीफाई होगा। ध्यान रखना, अगर सब्सिडरी को जब भी पैसा देना होगा पेरेंट को, तब वो लायबिलिटी क्लासीफाई होता है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गिविंग इफेक्ट टू द अबोव अरेंजमेंट। तो यहां पर हम दोनों का एंट्री पास कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 12, अगर मैं पेरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं और मैं इधर सब्सिडरी का पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं, मैं दोनों एंट्री पास कर दूंगा यहां पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो पेरेंट सोचो, पेरेंट ने क्या किया, पेरेंट ने तो कोई पैसा लेना नहीं है, तो पेरेंट ने जो भी खर्चा किया ये इसका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट ने अपने एम्प्लॉय को थोड़े ना ये ऑप्शन दिया है, पेरेंट ने तो सब्सिडरी के एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया है। तो इसलिए यहां पर नाम आएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट। तो हम क्या दिखाएंगे, टू इक्विटी दिखाया जाएगा, यानी जो एसबीपीआर दिखाया जाता था एसबीआर के नाम पे टू इक्विटी दिखाया जाएगा। ये आपको समझना है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर का बात करूं, ये फर्स्ट ईयर का बात हो रहा है, फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉइज है, फर्स्ट ईयर में एस्टीमेट है 80 एम्प्लॉइज का, तो 80 एम्प्लॉइज का एस्टीमेट है फर्स्ट ईयर में, 80 एम्प्लॉइज को 200 शेयर्स करके दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हाँ 80 एम्प्लॉइज को 200 शेयर्स करके, यानी 16 और 16,000 हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, और 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, और यहाँ पर है फेयर वैल्यू जो दिया हुआ है 30 रुपीज करके, यानी 1,60,000 4,80,000 हो रहा है क्या, हाँ ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपका क्या आएगा, चलो इसका हिसाब यहां पर हम कर लेते हैं। एक्सपेंसेस अगर मैं करूं यहां पर फर्स्ट ईयर का, 80 एम्प्लॉई है, आराम से होले होले करना नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। 200 ऑप्शन दिया जाएगा और खर्चा हमारा है 30 रुपीज, पर ये बटेगा 2 सालों में, तो आपका आएगा कितना 480, यानी 2,40,000 आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा होगा। तो 2,40,000 हम यहाँ पर दिखा देंगे खर्चा, बात खत्म। और ये हमने खर्चा का हिसाब लगाया, तो ये फर्स्ट ईयर में हमने किया। अब सेकेंड ईयर में भी तो होगा, सेकेंड ईयर में भी ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं दिखाएगा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं दिखाएगा, मैं लिख के काट रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखाएगा, क्योंकि ये सब्सिडरी के एम्प्लॉय को दे रहे हैं।
टू इक्विटी, वही एसबीपीआर टू इक्विटी हो जाएगा आपका। तो इस बार कितना होगा, एक्सपेंसेस सेकेंड ईयर का हमें लेना है। तो यहां पर आप देखो 81 एम्प्लॉइज है, इस बार 200 ऑप्शन इंटू 30 रुपीज है ना, डिवाइड बाय 2 ईयर्स करोगे तो करो, इंटू 2 ईयर्स भी कर देना, ठीक है। और माइनस कर देंगे पहले साल का खर्चा 2,40,000, ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारा खर्चा रहेगा इतना। तो इससे हमारा कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो आप देखो 81 एम्प्लॉय से 200 करके 162 यानी 16,20,000 आएगा, 48 लाख सॉरी 1,62,000 आएगा, यानी 4,86,000 आएगा, और माइनस 240 यानी 2,46,000 हो रहा है ना, 2,46,000 आएगा यहाँ पर, क्योंकि एम्प्लॉय का नंबर ऑफ एम्प्लॉय बदल गया ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2,46,000। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर जो जर्नल का रहेगा वो यही रहेगा हमारा, ये हमारा आंसर रहेगा जर्नल का। अब सब्सिडरी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सब्सिडरी का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सब्सिडरी क्या बोलेगा, सब्सिडरी बोलेगा हाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय का खर्चा है, पर ये जो एम्प्लॉय का खर्चा ये किससे मिला, ये मिला पेरेंट से। तो यहां पर हम कहेंगे टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट कहो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो टू इक्विटी लिख के, फिर आप ब्रैकेट में लिखो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, है ना, ये लिखेंगे। और खर्चा क्या होगा, वही 2,40,000 ही बुक होगा, वो तो सेम अमाउंट ही होगा। जो टेस्ट ऑफ नॉलेज वाला क्वेश्चन था वहां पर कुछ कैश पेमेंट हो रहा था तो उसका एडजस्टमेंट हमने किया, पर यहां पर कैश पेमेंट पूरा का पूरा ही कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट चला जाएगा। ये फर्स्ट ईयर है, और सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखाया जाएगा, इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट 2,46,000, बस बात खत्म, है ना, बस बात खत्म। तो यहां पर आप देखो, यहां पर बस सिंपल सा चीज आपको ये समझना है, जहां पर पेरेंट सब्सिडरी होगा तो सब्सिडरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखाएगा, और सब्सिडरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की जगह पे वो नीचे एसबीपीआर नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो तो कौन दिखाएगा, पेरेंट दिखाएगा ना। तो ये दिखाएगा कि एम्प्लॉय का खर्चा है और ये कंट्रीब्यूशन किसने किया, पेरेंट ने किया है, तो इक्विटी के नाम पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट जाएगा। और वही अगर हम पेरेंट का बात करें तो पेरेंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू इक्विटी, यानी एसबीपीआर दिखाएगा। तो आपको ये समझना है, बस इतना समझ जाओगे आपका कहानी खत्म। चलिए तो हम इनका आंसर एक बार देख लेते हैं। इन्होंने रेम्यूनरेशन एक्सपेंस लिखा, चलो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हुआ, टू इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, ये सब्सिडरी का पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एंट्री किया, सब्सिडरी का पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एंट्री किया, बात खत्म। एंड यहां पर भी चलो, तो इन्होंने इनका सॉल्यूशन में सिर्फ सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन हुआ है, पर हमने पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉल्यूशन किया। चलिए डन ये क्वेश्चन भी।